तो नमस्कार साथियों, मैं कुमार मन्नू, आपका मेंटोर, आप सभी के सामने एक यूनिक टॉपिक आज लाने जा रहा हूं। क्या? एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉपिज्म फेनोमेनन हुआ एलोट्रॉपिज्म। और हम लोगों के सिलेबस में यूजुअली 11th और 12th में एलोट्रॉप्स में कुछ कुछ एलिमेंट्स पढ़ने हैं। जैसे अगर आपने सही से थोड़ा देखा होगा अपने सिलेबस को, तो कुछ कुछ एलिमेंट्स तो है करना, जैसे फास्फोरस नहीं, और मतलब क्वेश्चंस आते हैं यार फ्रीक्वेंट, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। खास करके ये चार एलिमेंट्स एलोट्रॉपिज्म में हम लोगों को ज्यादा है करना। ऐसा नहीं कि ये चार ही हैं, इसके बाद भी हैं, बट ठीक है ना, हम लोग ये चार पर फोकस करेंगे। बहुत सारे एलिमेंट्स। एक चीज और गौर करने वाली बात है, हम लोगों के सिलेबस में जो एलोट्रॉपिज्म है, एलोट्रॉपी पढ़ना है, वो नॉन मेटल पे ही पढ़ना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेटल में एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, मेटल में भी होते हैं। हां, उनके लिए सामान्य तौर पर एलोट्रॉप वर्ड इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, बोल देते हैं मेटल्स विद डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेकिन एलोट्रॉप्स उसमें भी होते हैं। ठीक है, मेटल में भी हम लोग एलोट्रॉप बोल सकते हैं, और बोलना भी चाहिए इनफैक्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। किसको बोलते हैं हम लोग? नेक्स्ट पेज में हम लोग लगाते हैं निशाना। जो डाउट होगा आप आराम से एकदम लाइव पूछेंगे, और डिसिप्लिन में रह करके हम लोग पढ़ते हैं, और बेवजह की चीजें हम लोग नहीं लिखते हैं बिल्कुल। अब देखिए आप लोग एकदम कितने डिसिप्लिन हो गए, शांत हो गए सब लोग। भगवती क्लासेस, सर मेरा नाम लीजिए। अरे आपका नाम लें, नाम लिखिएगा तब ना। चलिए आइए स्टार्ट करते बेटा। एलोट्रॉप्स, सबसे पहला पॉइंट कि आप किसको बोलते हैं। ये चीज एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, कंपाउंड के लिए बिल्कुल नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, बिल्कुल भी कंपाउंड के लिए आप ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी है ये, कंपाउंड के लिए वर्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। कंपाउंड में पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, लेकिन एलोट्रॉपिज्म नहीं बोलते हम कंपाउंड। ठीक है, ये जो एलोट्रॉप्स हैं, इसके लिए जैसे आप बहुत सिंपल वर्ड में अप्रूव बोलते हो हिंदी में, तो बहुत सिंपल वर्ड में अगर आपसे बोला जाए कि भैया एलोट्रॉप्स क्या मतलब, तो आप सिंपली बोलते हो सर एक ही एलिमेंट का अलग अलग रूप, अपरूप हिंदी में, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो आप उस एलिमेंट का उसको क्या बोलते हो? एलोट्रॉप बोलते हो। और तुरंत बोलते हो, जैसे सर देखिए ना, कार्बन के लिए हम डायमंड भी लिखते हैं, और कार्बन के लिए अपन ग्रेफाइट भी लिखते हैं, तो दे आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, आइए अब पॉइंट है। ठीक है, चलिए, क्योंकि आप थोड़ा सा आइडिया तो आपको होता है कि ग्रेफाइट में सर इस तरह से कार्बन का अरेंजमेंट होता है, और सर डायमंड में इस तरह से कार्बन का अरेंजमेंट होता है। थोड़ा बहुत तो आइडिया हम लोग 9-10 से लगाते हैं, तो बोलते हैं कि क्या है, फॉर्म अलग अलग हो गया। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी होगी, सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलना पड़ेगा। पॉइंट क्या है कि ये तो पहली बात, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। दूसरी बात, कंपाउंड में हमने बोला कि ये नहीं लगेगा, नॉट डिफाइंड फॉर कंपाउंड्स, नॉट फॉर कंपाउंड्स। ठीक है, अगली बात, एलोट्रॉप्स सिंथेटिक और नेचुरल दोनों होते हैं, एलिमेंट के तरह। जैसे एलिमेंट सिंथेटिक और नेचुरल दोनों होते हैं, तो एलोट्रॉप्स भी सिंथेटिक और नेचुरल दोनों होते हैं। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को भी यहां लिखते हैं, नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक। तो ये भी दिमाग में रख ले, बहुत सारे एलिमेंट के एज वेल एज सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब क्या होता है बेटा? मैन मेड। मतलब एलोट्रॉप्स नेचुरल भी होते हैं और एलोट्रॉप्स मैन मेड भी होते हैं। इसीलिए कभी भी ये नहीं बोले कि इस एलिमेंट के इतने ही एलोट्रॉप्स होते हैं, आपको नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल आपको नहीं पता है, तो इस बात पे कभी नहीं बोले। जैसे मैंने बोला कि कभी भी ये ना बोले कि इस एलिमेंट का एटॉमिक मास सिर्फ यही होता है। जैसे अपन बोलते बहुत सारी चीजों को हम बोलते हैं कि इस एलिमेंट का, बोलते हैं ना, तो इस एलिमेंट का हम ये कभी नहीं लिमिट करें कि ये ही एलोट्रॉप्स होते, बोलिए ये एलोट्रॉप्स होते हैं, और भी होते होंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि सिंथेटिक नेचुरल दोनों होते हैं। और नेचुरल में भी डे बाय डे खोज होते जा रहा है, पता नहीं कब कौन सा एलोट्रॉप्स निकल जाए। तो आइए, एलोट्रॉप इंट्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे जैकोब बर्जीलियस। आपने नाम तो सुना होगा, जे बर्जीलियस बोलते हैं। यही साइंटिस्ट बर्जीलियस ने सबसे पहले
एलोट्रॉप्स इंट्रोड्यूस करा था? सबसे पहले साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस 1814 में, जिन्होंने वाइटल फोर्स थियरी ऑर्गेनिक में दिया था, और जिसकी वजह से माना जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफी लेट डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने बोल रखा था क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग कभी भी सिंथेसिस नहीं कर सकते, वो नेचर से ही लाए जा सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स वगैरह से हम लोग उसको ला सकते हैं, हम लोग लैब में नहीं बना सकते हैं। तो पहली बार मिस्टेकनली क्या इससे बन गया, हुलर से, आपने पढ़ा। खैर एनीवेज, तो बर्जीलियस के नाम एक बहुत ही अच्छा मतलब चीजें बर्जीलियस ने जो दी वो क्या है? एलोट्रॉप। एलोट्रॉप के बारे में अब 3 ही पॉइंट बोल रहा है। पहला पॉइंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, आराम से बेटा सुनिएगा, फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर वाले फेजेज, स्टेट्स उनके। सेकेंड, अभय सिंह सर, मैं आपका स्टूडेंट रह चुका हूं, माय प्लेजर अभय, थैंक यू। सेकेंड पॉइंट क्या बोलेंगे एलोट्रॉप्स में? पहला पॉइंट, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, उसी एलिमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चर। सेकेंड बोलेंगे सेम फिजिकल स्टेट। आमतौर पर लोग ये नहीं बता पाते, सामान्य तौर पर एलोट्रॉप के बारे में जो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, पहले मैं वो भी बोल दूं, और स्कूल में पता नहीं वो इंफॉर्मेशन ज्यादा चलता है क्या, स्कूल में पढ़ा दिया जाता है इस तरह। मैं किसी को वो पर्टिकुलरली टारगेट नहीं कर रहा हूं, बट मोस्टली जब भी स्टूडेंट से ऑफलाइन में मैं पूछता हूं तो लोग ये बोलते हैं क्या है कि एलोट्रॉप हम लोगों के स्कूल में पढ़ाया गया कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। आराम से सुनिएगा, जिनके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स। अब हमने पॉइंट जो लिखा, पहला पॉइंट क्या लिखा? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, वो पॉइंट तो सही स्कूल में, ठीक है। और लेकिन अगला जो एक बड़ा यूनिक पॉइंट लिखा वो क्या लिखा? सेम फिजिकल स्टेट। इसको आप मिस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका एलोट्रॉपिक एक फॉर्म सॉलिड है तो उसके सारे फॉर्म सॉलिड होने चाहिए, एक फॉर्म गैस है तो उसके सारे फॉर्म गैस होने चाहिए, तभी अपन उसको सबको एक दूसरे का क्या बोलेंगे? एलोट्रॉप्स बोलेंगे। क्लियर है? तो ये फॉर्म आप मिस नहीं करेंगे। और अब जो स्कूल वाली एक बात मैंने बोला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको मैं कट करता हूं, आप इसको बोलेंगे डिफरेंट दोनों ही प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बिल्कुल अलग। अच्छे से सुन लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना। और ये लाइन तो सबसे यूनिक है, एलोट्रॉप्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट। अब एक पॉइंट आ जाओ, क्या? मैं वहां नोट में लिखता हूं, एलोट्रॉप में भी एक टर्म अपन यूज करेंगे, सब एलोट्रॉप्स। उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकते हैं बट फिजिकल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सब एलोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। और वो भी दैट टू, होंगे जरूरी नहीं है, हो सकते हैं। और इसको अच्छे से समझना होगा, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं दिखानी है आपको। आप ये लिख सकते हैं सब एलोट्रॉप्स, और सब एलोट्रॉप्स को हम अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा वगैरह वगैरह से दिखाते हैं। मे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हो सकता है ऐसा कि सब एलोट्रॉप का, लेकिन दैट टू मैंने बोला मे हैव, मैंने गारंटी नहीं लिया है। सब एलोट्रॉप्स, इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा से लिखते हैं, गामा, डेल्टा, सिग्मा, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। हमने लिखा वो भी दैट टू मे हैव, हो सकता है कि सब एलोट्रॉप्स के केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो। किसी ने पूछा सर ये 12th का है ना? बिल्कुल, इसमें 11th और 12th दोनों है। जब आप फास्फोरस और सल्फर करेंगे तो 12th हो जाएगा, ऑक्सीजन करेंगे तो 12th हो जाएगा, और कार्बन करेंगे तो 11th हो जाएगा। WBJE रैंक 1021 रैंक था, और CSE ब्रांच लिया 2013 में, 23 में कंप्लीट हो गया। ओहो अबे वाह, शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जॉब वॉब अच्छा सा लीजिए और आके मिठाई खिलाइए कभी।
रविश, क्या रविशेन राज, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय फेवरेट टीचर। मनु सर, क्या बात है। आइए, तो क्या बोला हमने बेटा, हमने बोला एलोट्रॉप्स के बारे में। पहला पॉइंट पहले पेज में, ये एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है ना कि कंपाउंड्स का। कंपाउंड्स में आप ऐसी चीजों को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ना कि एलोट्रॉपिज्म। सेकंड हमने बोला नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक होते हैं एलोट्रॉप्स। थर्ड हमने बोला बर्जिलियस ने इंट्रोड्यूस करा था 1840 में। इस समय एटॉमिक नंबर वगैरह कुछ नहीं था, मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल तक नहीं आया था। आप समझ रहे हैं ना, 1869 में मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया। एलोट्रॉप्स के बारे में हमने 3 पॉइंट लिखा और बिल्कुल हमने ये आपको इलस्ट्रेट किया कि लोग एलोट्रॉप्स के बारे में जो जनरल पॉइंट्स बोलते हैं, वो जनरल पॉइंट लोग क्या बोलते हैं कि एलोट्रॉप एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म हैं जिनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। हमने इससे बिल्कुल अलग बातें आपको क्या बताई कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म सही है, लेकिन यह लाइन बोलना बहुत जरूरी है कि उनके फिजिकल स्टेट सेम होते हैं। मतलब एक फॉर्म अगर सॉलिड है तो सारे फॉर्म को सॉलिड होना मस्ट है। और फिर हमने बोला एक और पॉइंट कि कभी भी नहीं बोलेंगे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टी एकदम इंटायरली डिफरेंट होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हां, हमने एक पॉइंट बोला, एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप के भी सब एलोट्रॉप होते हैं। समझ गए ना, आप उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत हद तक बोल सकते हैं कि सर वो सिमिलर होंगे, बहुत हद तक। जैसे मैं ऐसे एग्जांपल कर दूं, इस चीज को मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किन्हीं को प्रॉब्लम होगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपने लिया कार्बन, ध्यान से, तो कार्बन और कार्बन का मैंने एक लिखा यहां डायमंड और एक लिखा ग्रेफाइट। अच्छे से सुन ले, तो हमने क्या आपको बोला, प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में सुन ले। इन दोनों के डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, सबको पता है। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म्स आप क्या लिखते हो, चलिए इसका स्ट्रक्चर मैं लिख दूं, तो इसका स्ट्रक्चर आप लिखते हो क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या लिखते हो बेटा, आराम से आराम से। आप अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिखते हैं तो मत लिखिए, क्यूबिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, लिखा करें और लिखे विथ टेट्राहेड्रल यूनिट्स। इसके स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल यूनिट्स आप जरूर लिखें, लेकिन स्ट्रक्चर क्या लिखना है आपको, हाँ, वी हैव टू मेंशन स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एज क्यूबिक, ना कि टेट्राहेड्रल। मतलब टेट्राहेड्रल यूनिट मिलकर के हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। एकदम अच्छे से देखिए, बढ़िया से सीखेंगे, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होगी। मैं कर रहा हूं अच्छे से, और थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट कर दे रहा हूं, सफिशिएंट जगह। ठीक है, तो मैंने बोला पहला पॉइंट के स्ट्रक्चर क्यूबिक लिखना है और टेट्राहेड्रल यूनिट्स। सर ये क्या है, हम लोगों ने तो सर 9th-10th में टेट्राहेड्रल ही पढ़ा है। गलत नहीं है, बट एग्जैक्ट बोलना है तो स्ट्रक्चर आप क्यूबिक बोले। अब कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे एक क्यूब है, एक क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर वो जो आप टेट्राहेड्रल यूनिट्स पढ़ते हो ना बेटा, वो ढेर सारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं इसके अंदर। जैसे एक कार्बन यहां है, यहां है, यहां है, एक कार्बन नीचे ले लो यहां। अब इनको आप आपस में मिलाओ, ये देखो एक टेट्राहेड्रल तैयार हुआ। समझ रहे हो ना, ये एक टेट्राहेड्रल C4 तैयार हुआ, C4। तो मतलब एक C4 को आप क्या कर रहे हो, टेट्राहेड्रल है, ये टेट्राहेड्रल हुआ, ये टेट्राहेड्रल ऐसे करके आप बना रहे हो, तो एक C4 हुआ। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 4 C4 है इसके अंदर। आराम से, जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे करके कितने C4 है, टोटल 4 C4 है अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये 4 C4 मिला के ऐसे ही आपस में जुड़ के कैसा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, क्यूबिक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आराम से समझोगे, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं। जैसे आपसे कोई बोले फुटबॉल कैसा है, फुटबॉल का स्ट्रक्चर क्या है, तो वी यूज द स्ट्रक्चर ऑफ फुटबॉल, क्या बोलते हैं हम लोग, स्फेरिकल। वेरी गुड। लेकिन आप अगर आप बोले किसी को कि नहीं फुटबॉल हेक्सागोनल है, तो लोग नहीं मानेगा कि फुटबॉल हेक्सागोनल है। लेकिन आप बोले कि अब नजदीक से उसको देखो, फुटबॉल को एकदम नजदीक से पास ले जाके देखो, तो आपको हेक्सागोन दिखेगा। अब क्या है, ढेर सारा हेक्सागोन आपस में ऐसे अरेंज किया हुआ है कि वो स्फेरिकल लुक ले लिया।
यही पॉइंट है। तो डायमंड के स्ट्रक्चर को आप क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, हां उसके अंदर टेट्राहेड्रल यूनिट्स है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर हम लोगों का आगे स्ट्रक्चर पर काफी काम करेंगे। टेट्राहेड्रल यूनिट से बना हुआ ये स्ट्रक्चर है जिसको हम डायमंड के लिए क्यूबिक स्ट्रक्चर आगे इस्तेमाल करते हैं। और डायमंड क्यूबिक एक वर्ड बन जाता है इस तरह से, डायमंड के जैसा अगर किसी का स्ट्रक्चर है तो उसको अपन बोलते हैं डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर या डायमंड स्ट्रक्चर। वो एक फेमस वर्ड हो गया। बहुत सारे एलिमेंट का जो डायमंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है ना क्यूबिक, उसके स्ट्रक्चर को बोला ही जाता है डी स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर। तो क्लियर हो जाना चाहिए पहले, इसमें कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो पहला इधर स्ट्रक्चर लिखा, दूसरा इधर भी स्ट्रक्चर लिखता हूं। तो ग्रेफाइट के लिए आपको याद होगा, आपने 9-10 में पढ़ा होगा हनीकॉम स्ट्रक्चर। हनीकॉम स्ट्रक्चर, बी हाउस वाला स्ट्रक्चर नहीं, मधुमक्खी के छत्ते वाला स्ट्रक्चर, हनीकॉम स्ट्रक्चर। अब जैसे इसमें टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं, किसमें? डायमंड के क्यूबिक स्ट्रक्चर में जैसे कौन से का यूनिट होता है? टेट्राहेड्रल यूनिट होता है। वैसे ही, ठीक वैसे ही ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है हनीकॉम स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें यूनिट होता है हेक्सागोनल। तो ब्रैकेट में अपन क्या लिख दें यहां पे? विथ हेक्सागोनल यूनिट्स। और आप इसको डिटेल में फिर से मैं पढ़ाऊंगा। तो यूनिट स्ट्रक्चर क्या है ग्रेफाइट का? हेक्सागोनल। जैसे आपका एक यूनिट स्ट्रक्चर हेक्सागोन है, ये है। अब इसी से आपने क्या तैयार किया? जैसे इस टेट्राहेड्रल से आपने क्या तैयार किया बेटा? क्यूब। तो इस हेक्सागोन से आप क्या तैयार करते हो? हनीकॉम स्ट्रक्चर। ऐसे तैयार करते हो ना? ऐसे ये लेयर पर लेयर आ जाता, तो हनीकॉम स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? तो स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा? हेक्सागोनल। और स्ट्रक्चर का नाम हनीकॉम। डायमंड में स्ट्रक्चर का नाम क्या बोलेंगे आज से आप? क्यूबिक। एकदम क्लियर रखें। अब टेट्राहेड्रल भूल जाए, जो 9-10 तक इस्तेमाल कर लिया कर लिया, बट अब आप बोलेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर और टेट्राहेड्रल। एक क्यूब के अंदर कितने C4 यूनिट है? 4। एक क्यूब के अंदर कितने C4 यूनिट्स हैं? 4। और टोटल 18 एटम्स, लेकिन वो बाद में बात करें। मैं आपको समझा रहा हूं इस पॉइंट को, सॉरी एलोट्रॉप्स को, कि उनका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है। बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म है। हमने बोला सेम फिजिकल स्टेट है, बिल्कुल सेम फिजिकल स्टेट है। इसका फिजिकल स्टेट आप क्या लिखेंगे सर? सॉलिड। इसका फिजिकल स्टेट क्या लिखेंगे आप? सॉलिड। अब डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अंधे को भी पता होता है कि डायमंड और ग्रेफाइट का फिजिकल प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होता है। एक कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक नहीं होता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज, एक काफी हार्ड होता है, एक काफी सॉफ्ट होता है। तो प्रॉपर्टीज तो फिजिकल बहुत डिफरेंट होते हैं, केमिकल भी डिफरेंट होते हैं। डायमंड इज नोन फॉर इट्स केमिकल इनर्टनेस। क्या बोला हमने? डायमंड, हर किसी को पता होता है कि डायमंड इज नोन फॉर इट्स केमिकल इनर्टनेस। मतलब जल्दी ये किसी भी चीज से रिएक्शन नहीं करता है। तो आप एकदम क्लियर हो ले कि कभी भी आप एकदम क्लियर हो ले कि ये केमिकल इनर्टनेस के लिए जाना जानता है। लेकिन वाइल ग्रेफाइट इज क्वाइट रिएक्टिव, जैसे फ्लोरीन की तरफ रिएक्शन कराओ तो CF4 या मतलब फ्लोरोकार्बन्स बनाएंगे ये, वाइल ग्रेफाइट इज क्वाइट रिएक्टिव। तो केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट। ध्यान से, इतना ही नहीं, एक बड़ा फेमस रिएक्शन होता है, हम लोगों को पढ़ना होता है, कि मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। अगर ग्रेफाइट पर हम नाइट्रिक एसिड डालें, थोड़ा कंसंट्रेटेड, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा कंसंट्रेटेड, तो ये एक मिलिटिक एसिड नाम का कंपाउंड बनाता। ठीक है। और ये कंपाउंड इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि इसके स्ट्रक्चर, इसके एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। तो C12O9.3H2O। ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा रिएक्टिव है, उससे काफी ज्यादा इसके रिएक्शंस होते हैं ग्रेफाइट के। बट डायमंड इज नोन फॉर इट्स केमिकल इनर्टनेस, मतलब डायमंड जल्दी केमिकली रिएक्ट नहीं करता। लेकिन ग्रेफाइट में अब जब आ जाए तो ग्रेफाइट का, ध्यान से सुनेंगे, अब ग्रेफाइट का 2 फॉर्म होता है। एक
अल्फा फॉर्म और एक बीटा फॉर्म। नहीं समझे? यही मैं बता रहा था। ये दोनों आपस में एलोट्रॉप्स हुए, ये दोनों आपस में एलोट्रॉप्स हुए। चलो यहां ना लिख करके यहां लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं एलोट्रॉप्स, यहां पे मैंने लिख दिया। तो एलोट्रॉप्स किसका? कार्बन का। ये आपस में एलोट्रॉप्स हुए। अब इस ग्रेफाइट के अलग अलग फॉर्म होते हैं, अल्फा बीटा फॉर्म। इनके ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, ऑलमोस्ट। समझ रहे हैं ना? इनके ऑलमोस्ट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, एकदम करीब करीब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। हमने इसी को बोला सब एलोट्रॉप्स। अब आपका मामला क्लियर हो गया होगा। हालांकि आप इसको एलोट्रॉप्स भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं है, लोग एलोट्रॉप वर्ड ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने आपको यह समझाने के लिए और अच्छे से क्लियर किया कि अगर कभी आपको ऐसा लगे, गौर से फिर से, अगर कभी ऐसा आपको लगे कि सर एलोट्रॉप्स में आपने बोला कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, बट जब हम रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर को देखें तो दोनों वाटर में इनसॉल्युबल है, दोनों हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, दोनों बेंजीन में पार्शियली सॉल्युबल है, दोनों अल्कोहल में पार्शियली सॉल्युबल है, दोनों ईथर में पार्शियली सॉल्युबल है, दोनों CS2 में कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो सर इतना रिजेंबल कैसे कर रहा प्रॉपर्टीज फिर? तो एक्चुअली जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर है, जो आगे आप पढ़ेंगे, वो सल्फर के एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो आप उनको वी कैन कॉल देम सब एलोट्रॉप्स। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला? हमने बताया आपको कि एलोट्रॉप का भी जो पर्टिकुलर अलग अलग फॉर्म्स होता है, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकते हैं। एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप के अलग अलग फॉर्म्स, यू कैन कॉल देम सब एलोट्रॉप्स। बोल भी सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो। तो किनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकते हैं? एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप के भी अलग अलग फॉर्म्स। लेकिन एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। पहले मुझे सभी लोग एक बार ये क्लियर करें लिख करके, क्या ये मसला आपका अच्छे से क्लियर हुआ? ये वाली जो मैंने बातें करी कि एलोट्रॉप्स के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगे, और कभी अगर आपको प्रॉपर्टीज सिमिलर दिख रहे हैं तो एक्चुअली वो किसी पर्टिकुलर एलोट्रॉप के अलग अलग फॉर्म्स। एलोट्रॉप का, एक पर्टिकुलर एलोट्रॉप का भी अलग अलग फॉर्म्स, वी कैन कॉल देम सब एलोट्रॉप्स। तो सब एलोट्रॉप्स में हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बट एलोट्रॉप्स यूजुअली डू नॉट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सभी लोग एक बार टाइप करें, क्लियर हुआ या नहीं प्लीज? सभी लोग एक बार बताएं। सभी लोग 110% क्लियर। कैसे निकालते कैसे हैं? राजा कुमार गुप्ता, सहीफा नाज, ईशा राज, अभिमन्यु सिंह, कैरी मिनाती, बहुत सारे लोग, 150 लोगों से ज्यादा अभी लाइव हैं। क्लियर है सभी लोगों का? वेरी गुड सर। सॉलिड स्टेट में बताया गया कि डायमंड का फॉर्मूला क्या लिखे हो? क्या लिखे हो? पता नहीं चल रहा सर। फास्ट खत्म करिए, नेट खत्म होने वाला। अरे भाई हम क्या करें इसमें यार। क्लियर है सर, वेरी गुड। चलिए आइए, गुड गुड गुड। आइए अगले पेज में अब हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने ये मसला आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ये पेज नंबर है हमारा 3, पेज नंबर 4। अब बातें करते हैं। तो एलोट्रॉप्स हमने डिफाइन कर दिया। अब दो मुद्दा, एलोट्रॉप्स होते क्यों हैं, मतलब एलोट्रॉप्स होने के लिए कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, और दूसरा एलोट्रॉप्स होने के लिए कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, और दूसरा मुद्दा, एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में बदलने का तरीका क्या होगा, ठीक है। और फिर हम लोग लिस्ट ऑफ एलोट्रॉप्स पर भी करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने बातें करी ड्राइविंग फोर्सेज, ड्राइविंग फोर्सेज फॉर एलोट्रॉपिज्म। ध्यान से, अच्छे से
किस वजह से एलोट्रॉप्स होता है, एलोट्रॉप होने के पीछे रीजन क्या है? ड्राइविंग फोर्सेस फॉर एलोट्रॉपिज्म। ठीक है, गौर से सुनेंगे। तो अगर हम दो तरह के एलिमेंट में बांटे, अगर मान लीजिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, दो तरह के हम नॉन मेटल्स और मेटल्स, दोनों एलोट्रॉपिज्म शो करता है। अब हमने बोला एलोट्रॉपिज्म शो करने के लिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। तो नॉन मेटल में ये स्ट्रक्चर बदलने वाले जो चांसेस होते हैं नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के, वो उनका कैटेनेशन पावर होता है। लेकिन मेटल में कैटेनेशन पावर वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेटल में जो उनके स्ट्रक्चर फॉर्म्स बदलने के जो चांसेस मेटल के अंदर, ये जो गुण है, कैरेक्टर है, वो उनके कोऑर्डिनेशन नंबर एबिलिटी के, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने की एबिलिटी की वजह से होती है। इसको कुछ लोग अच्छे से भी हो सकता है समझ जाए, और इस बात को कुछ लोग हो सकता है कि कम समझे, आगे चल के और अच्छे से क्लियर करेंगे, बट थोड़ा तो टच करके मैं जाऊंगा। ध्यान से आराम से आइए। मैंने क्या बोला? ड्राइविंग फोर्सेस फॉर एलोट्रॉपिज्म, कैटेनेशन property of non-metal forced them to acquire different structural arrangements in different environmental condition। क्या लिखा हमने बेटा? हमने लिखा कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसका? नॉन मेटल का। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है आपको शायद पता हो, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, जो मुड़ने मतलब बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रहे हैं सामान्य तौर पे। तो जो नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की उनकी टेंडेंसी है, तो जितना जो लंबा चेन बना सकता है, तो उनके चेन की वजह से उनको हम अलग अलग फॉर्म में मोड़ सकते हैं। जैसे बहुत बहुत आराम से एग्जांपल को समझिए ना, आपने सुना होगा कि कार्बन बड़ा लंबा लंबा चेन बनाते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी उनकी काफी अच्छी बेस्ट है पीरियोडिक टेबल में। कार्बन, फिर सेकंड नंबर पर सिलिकॉन, बोरोन आते हैं, ये लोग, इनकी भी कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत लंबा चेन बनाने के कारण उस चेन को आप मतलब अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे आप कैसे देखते हो कि हम लोग उसको कैसे ग्रेफाइट के टाइम में अलग तरीके से सजा लेते हैं, डायमंड के फॉर्म में अलग तरीके से सजा लेते हैं। आप उस चेन से फुटबॉल का शेप बना सकते हो, उस चेन से सिलेंडर बना सकते हो, उस चेन से हेलिक्स तैयार कर सकते हो, डीएनए टाइप का, समझ रहे हो ना? तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि कार्बन लंबा लंबा चेन बना रहा है आपस में ही अटैच होकर के। तो इसी को आप क्या बोलते हो? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो जिस नॉन मेटल के पास जितनी अच्छी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होगी, वो उतने तरीके से स्ट्रक्चरल शेप ले सकता, अरेंजमेंट ले सकता। जैसे आपने सुना है बेटा कि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई कैटेनेशन प्रॉपर्टी है नहीं, तो इसलिए वो एलोट्रॉपिज्म शो नहीं करेगा सामान्य तौर पर। अब किसी लेक्चरर के लिए मैं बातें नहीं कर रहा हूं। तो फ्लोरीन कोई कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, मतलब लंबा चेन बनाने की प्रॉपर्टी नहीं है, खुद से जुड़ने की प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए उसका अरेंजमेंट चेंज नहीं हो सकता, तो वो एलोट्रॉप्स नहीं शो करता है। तो नॉन मेटल के लिए एलोट्रॉपिज्म शो करने के पीछे ड्राइविंग फोर्स मतलब वजह, क्यों, मतलब कौन सा वो बल है, कौन सा वो फैक्टर है जिस वजह से एलोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा? नॉन मेटल में कौन सी वो वजह है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स फोर्स्ड देम टू एक्वायर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। अगर आप टेम्परेचर बदल दिए, अगर आप प्रेशर बदल दिए, समझ रहे हो ना, अगर आपने मतलब एनवायरमेंट में लाइट ज्यादा कभी कर रखा, कभी कम कर रखा, तो हो सकता है कि अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पर उस एलिमेंट का फॉर्म बदल जाए, मतलब स्ट्रक्चर बदल जाए, अलग अलग शेप में वो आ जाए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। तो नॉन मेटल वाला मामला क्लियर हो गया कि नॉन मेटल क्यों ये दिखाते हैं एलोट्रॉप्स, तो अपने किस प्रॉपर्टी के कारण?
कैटनेशन प्रॉपर्टी, एकदम अच्छे से देख लीजिए, हमने वहां पे कर दिया। अब आ जाइए, मैं बातें करता हूं किसमें, मेटल में। मेटल क्यों दिखाते हैं? मेटल में ये लंबा लंबा चेन तो बनाता नहीं है मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। मेटल मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। आ जाइए, अच्छे से देखिए और प्लीज डिस्टर्ब ना करें दूसरों को। शकील अख्तर भाई साहब आइए ना, पढ़िए ना, यहां पढ़ने आए ना बाकी लोग। क्या रे पटेल जी, क्यों पटेल जी को परेशान कर रहे हैं? ठीक है, चलिए आइए। तो मैंने बोला अब मेटल के लिए ये ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि वो चेन तो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ऐसे बनाएगा नहीं। तो मेटल में क्या होगा, वो मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, और मेटेलिक बॉन्ड बनाने में मेटल के चारों तरफ के एटम की संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो मेटल की ये खासियत होती है कि वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकता है। तो अभी इसमें थोड़ा सा कम समझ में आएगा, आप सिंपली इसके लिए लिखेंगे ड्यू टू डिफरेंट, थोड़ा सा ये कम समझ में आएगा, आगे चल के समझेंगे आप। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा ये कम समझ में आएगा, कुछ लोग जो तो मतलब कभी कुछ पढ़े हुए हो हल्का, उनको थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्लियर हो। मेटल में है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, कुछ मेटल के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर शो करे, कुछ के अंदर नहीं होती है। जैसे सामान्य तौर पर सोडियम के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होती है। एल्कली मेटल सामान्य तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर 8, मतलब मेटेलिक बॉन्ड आप पढ़ेंगे तो समझेंगे, मतलब वो वेरिएबल कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं दिखाते हैं, और ना ही ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल दिखाते हैं, इसीलिए उनका एलोट्रॉप्स नहीं होता है सामान्य तौर पर। लेकिन जैसे आयरन होता है, तो आयरन का वेरिएबल कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी एटम के चारों ओर नंबर ऑफ एटम्स, इसको आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बहुत सिंपल वर्ड में, अगर मीथेन देखते हो CH4, तो कार्बन को कितना हाइड्रोजन दिखेगा, 4, तो आप कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे 4। सामान्य तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर को आप ऐसे अभी समझे कि कोई एटम के चारों तरफ कितने एटम्स हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, ठीक है, वो जिस चीज में भी मौजूद है। तो मेटल के अंदर अगर मेटल ज्यादा डिफरेंट अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाता है और अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है, तो हम बोलेंगे कि मेटल भी एलोट्रॉपिज्म शो कर सकता है, और जिसके पास नहीं है वो नहीं कर सकता। जैसे यहां पे भी एग्जांपल में लिख लें आप, फ्लोरीन वर्सेज कार्बन, तो इसके ढेर सारे एलोट्रॉप्स हो सकते हैं, इसका नो एलोट्रॉपिज्म, क्योंकि कैटनेशन प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है। यहां एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सोडियम, इसका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, जिसको आप बोलते हो O.N लिख दिया हमने, एंड फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। दोनों में से कोई भी चीज इसका वेरिएबल नहीं है, इसीलिए देयरफॉर नो एलोट्रॉपी। लेकिन वहीं पर वर्सेज आयरन का एलोट्रॉप्स होता है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स आयरन के होते हैं, क्योंकि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिफरेंट होता है और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर भी डिफरेंट होता है। तो ये वाले पेज पर भी एक बार सभी लोग एक बार बता दे, क्या आपका ये क्लियर हो गया कि एलोट्रॉप्स दिखाने की वजह क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? हमने क्लियर किया कि एलोट्रॉप दिखाने के पीछे नॉन मेटल्स की वजह है उनका कैटनेशन पावर, और मेटल के पास जो रीजन है वो है अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने का की वजह, इसके वजह से मेटल दिखाते हैं। तो एक बार सभी लोग यस नो या अपने डाउट्स लिखें, क्लियर हो गया? फिर मैं अगले पेज में चलता हूं, लेके जल्दी से एक बार टाइप करते जाए। इट्स टोटली क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। गुड गुड गुड, आते जाइए सभी लोग। ड्राइविंग फोर्स मतलब अभिषेक हमने बताया ना बेटा, ड्राइविंग फोर्स वजह, जिसके वजह से ये चीजें हो रही है।
नो डाउट, ओके सर, क्लियर सर, यस सर, ऑसम सर, ओके यस, सभी लोग बताते जाए जल्दी। गुड। सर क्वेश्चन में मेटल्स या नॉन मेटल्स का ड्राइविंग फोर्स के बारे में लिखना होगा। नहीं लिखता है तो तीनों चीज लिखेंगे आप। अगर सिर्फ पूछा कि व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर एलोट्रोपिज्म, तो आप तीनों चीज लिख देंगे। क्या क्या तीनों चीज? कैटनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, ये बल लिखिए, चलिए रहने दीजिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर। तब तीनों चीज आप लिख देंगे। अगर आपसे नहीं पूछा गया मेटल या नॉन मेटल, सिंपली ये पूछ दिया। कोऑर्डिनेशन मीनिंग अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आगे जस्ट आ रहा है। केमिस्ट्री क्लासेस बाय उपेंद्र यादव, सुपर्ब सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट में करवा दूंगा, परेशान नहीं होना, बिल्कुल करवा दूंगा। राजा बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हमने बोला कि जब मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा क्रिस्टल, अभी क्लियर होगा बेटा, थोड़ा वेट करते हैं। चाय ना पिए, अरे यार चुन्नी बाबू, आप हमसे हमारी जिंदगी मांगते तो हम हंस के दे देते, मगर आपने तो मेरा गुरूर छीन लिया। आपने तो हमसे चाय ना पीने की सलाह दे दी हमें। चलिए आइए अगले पेज में आता हूं। तो ड्राइविंग फोर्स क्लियर हुआ। अब मैं कर रहा हूं एलोट्रॉप को एक दूसरे में स्विच करने की बातें। कैसे एलोट्रॉप्स को एक दूसरे में स्विच करते हैं, पेज नंबर 5। कंडीशंस फॉर इंटर कन्वर्जन लिख देता हूं, फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स। कंडीशंस फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ एलोट्रॉप्स। क्या मतलब हो गया बेटा? किन शर्तों पर आप एलोट्रॉप्स को, किस वजह से, कौन सी चीजें, कौन सी शर्त है जिसकी वजह से आप एलोट्रॉप्स को एक दूसरे में स्विच करते? इंटर कन्वर्जन मतलब आपस में एक दूसरे में स्विच करना। तो एलोट्रॉप्स कैन बी ट्रिगर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Allotrops can be triggered from one form to another form। एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में ले जा सकते हैं बाई एप्लीकेशन ऑफ। कंडीशन में लिखने जा रहा हूं, तो क्या क्या एप्लीकेशन से? 3 पॉइंट है। पहला, एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ा के घटा के बेटा। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इफेक्ट, प्रेशर कम करके ज्यादा करके आप एक एलोट्रॉप को दूसरे में ले जा सकते हैं। तीसरा, इरेडिएशन या रेडिएशन इफेक्ट, सीधे लिखे हम। कभी कभी एक एलोट्रॉप को दूसरे एलोट्रॉप में ले जाने के लिए हम रेडिएशन इफेक्ट लगाते हैं अच्छे से। क्या क्या मैंने बोला? टेम्परेचर की वजह से स्विच करते हैं, प्रेशर की वजह से भी स्विच करते हैं, और रेडिएशन इफेक्ट भी होता है। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं तीनों के एग्जांपल्स को अच्छे से। इसको मैं लेफ्ट थोड़ा शिफ्ट कर दूं, यहां पे मैं शिफ्ट कर देता हूं इसको। यहीं रहने देता हूं, ठीक है। और नीचे आ जाओ, आ जाइए। मैं तीनों का एक एक एग्जांपल देता हूं, और जो हमारे सिलेबस में 11 12 में वो एग्जांपल उठा रहा हूं। टेम्परेचर इफेक्ट, बहुत सारे एलोट्रॉप एक से दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं टेम्परेचर चेंज करने से। जैसे
ध्यान से देखेंगे, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर को जब टेम्परेचर आप 369 केल्विन के ऊपर ले जाएंगे तो ये एक दूसरे सल्फर में चेंज करना शुरू करेगा, ठीक है, और उसको बोलते हैं आप मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। रोम्बिक सल्फर एक सल्फर है, क्या है ये, सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा। रेडिएशन इफेक्ट का मतलब मैं रुपेश क्लियर कर दे रहा हूं। रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोनोक्लिनिक बनेगा और अगर घटाएंगे तो रोम्बिक बनेगा, और 369 पर यह इक्विलिब्रियम लेगा। मेरी बातों को अच्छे से समझें, थोड़ी भी लापरवाही नहीं चलेगी। हमने बोला अगर आप स्लो हीट करें, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएं, तो मोनोक्लिनिक का परसेंटेज बढ़ेगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करें, स्लो कूल करें, स्लो कूलिंग, तो रोम्बिक का परसेंटेज बढ़ने लगेगा, मोनोक्लिनिक का कम। 369 केल्विन पे ये इक्विलिब्रियम है, मतलब दोनों में रहेगा। 369 से स्टार्ट होता और ये काफी इंपॉर्टेंट होता, बढ़िया से सीखे। इस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। आगे पढ़ाएंगे सल्फर में, तो अभी उतनी बातें नहीं करनी है। अब क्या है, ऐसा कोई केमिस्ट्री में, सिर्फ एलोट्रॉप की बात नहीं कर रहे, एक छोटा सा टर्म क्लियर कर दे रहे हैं। अगर टेम्परेचर दो फॉर्म को एक दूसरे में उनके परसेंटेज को थोड़ा चेंज करना हो, और ये इक्विलिब्रियम पर पॉसिबल है कई बार, तो इसको हम लोग इनएंसियोट्रॉपी बोलते हैं। एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में हम टेम्परेचर बदलने से, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में अगर हम ले जा रहे हैं, टेम्परेचर फिर घटाने से, वापस इसमें बढ़ाने से, ये मतलब हम टेम्परेचर के इफेक्ट से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो इस फेनोमेनन को इनएंसियोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनएंसियोट्रॉपी। ये नहीं कि टेम्परेचर इससे ऊपर दिया और वो बन गया, तो ये इनएंसियोट्रॉपी में नहीं आएगा। हमने बोला प्रोसेस इंटरकन्वर्टिबल हो, इंटरकन्वर्टिबल प्रोसेस, ठीक है, और ग्रेजुअली हम चेंज कर सकते हो, यहां से वहां, वहां से यहां। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इनएंसियोट्रॉपी। ध्यान से सुनेंगे, दैट इज इनएंसियोट्रॉपी। इसको मैं ऐसे घेर देता हूं और ऐसे लिख देता हूं, ये इनएंसियोट्रॉपीज। क्लियर हो गया। ये ट्रांजिशन जो है इंटरकन्वर्टिबल, मतलब जिसमें ट्रांजिशन इंक्लूड कर रहा है, इस इंटर कन्वर्जन में ट्रांजिशन इंक्लूड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को इनएंसियोट्रॉपी फेनोमेनन है ये। अब आइए, तो हमने क्या दिखाया, टेम्परेचर इफेक्ट का एक एग्जांपल अपने सिलेबस का लिया कि रोम्बिक सल्फर को जब धीरे धीरे गर्म करते हैं, 369 केल्विन के ऊपर जाएंगे तो ये मोनोक्लिनिक में जाना शुरू होता है, और वापस अगर 369 के नीचे गिरेंगे तो रोम्बिक में जाना शुरू होगा। तो स्लो हीट और स्लो कूल करके हम इनके परसेंटेज को एडजस्ट कर सकते हैं, और चूंकि इंटरकन्वर्टेबल, ये प्रोसेस के थ्रू इंटरकन्वर्जन इसमें है, तो हम लोग इनएंसियोट्रॉपी बोले। अगला लेता हूं मैं प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर की वजह से आप कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, तो हमारे सिलेबस में बहुत शानदार एग्जाम्पल है प्रेशर इफेक्ट का, फास्फोरस। शानदार एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में, ठीक है। इसका मैं हटा दे रहा हूं, उसको बाद में। क्या बोला मैंने, फास्फोरस। आइए, क्या प्रेशर इफेक्ट से मैं डील करता हूं। व्हाइट फास्फोरस आपने सुना होगा, आपने सुना होगा 9th-10th में व्हाइट फास्फोरस हमारे सिलेबस में पढ़ना होता। व्हाइट फास्फोरस पर जब आप इसको गर्म करते हुए प्रेशर 12,000 एटीएम के ऊपर जाते हैं, 12,000 एटीएम के अबव जाते हैं, पूछा जाता, प्लीज समझिए अच्छे से। हमने बोला व्हाइट फास्फोरस एक फास्फोरस होता है, ठीक है, P4 जिसका फॉर्मूला होता है, P4 इसका फॉर्मूला है, आपने 9-10 में पढ़ा है। जब प्रेशर 12,000 एटीएम, मतलब 10 to the power 1.2 into 10 power 9 गीगा पास्कल हो गया, 12,000 एटीएम के ऊपर प्रेशर, ये काफी ज्यादा प्रेशर है, काफी ज्यादा प्रेशर है। करवा दूंगा दोस्त, स्क्रीनशॉट करवा दूंगा, एकदम करवा दूंगा, परेशान नहीं होना गुप्ता जी। तो और ये सारे डेटाज, वैल्यूज सब धीरे 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 आपको मेमोराइज हो जाने चाहिए, क्योंकि आपके कोर्सेज के एग्जांपल हमने उठाए, कोई इधर उधर दाएं बाएं एग्जांपल हमने नहीं लिया।
आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हमने लिए, ये भी आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये भी आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। हां, आपके एनसीईआरटी में कहीं पर यह जरूर नहीं लिखा हुआ है कि भैया एलोट्रॉप्स बोलते किसको है, कहीं नहीं है। तो ये हमने आपको पहले समझाया किसको बोलते हैं, और ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि स्कूल टाइम से आप गलत करते हैं एलोट्रॉप्स के बारे में। गलत क्या, बवाल बोलते हैं आपकी, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑफलाइन में सभी को बोलते सुना है, तो हमने बेटा वो रेक्टिफाई करवाया, इसलिए एलोट्रॉप को डिफाइन करना जरूरी था। और कब केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं तो हमने वो भी क्लियर कर दिया कि जिस वक्त में किसी पर्टिकुलर विशेष एलोट्रॉप का भी अलग अलग फॉर्म है उसको हम सब एलोट्रॉप्स बोल सकते हैं, और उसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सिग्मा फाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस समय में केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा इस वजह से बताया। अब भैया एलोट्रॉप हो क्यों रहा है, ये रीजन तो पूछे जा सकते हैं, आपसे मैं पूछ सकता हूं, आपसे एग्जाम वाले पूछ सकते हैं, और आपको भी समझ में आना चाहिए कि एलोट्रॉप्स हो क्यों रहा है। तो एलोट्रॉप होने का हमने इस पेज में रीजन समझाया कि अगर नॉन मेटल है तो अच्छा सॉरी, इसमें तो हमने एक एग्जांपल दिखाया अलग अलग स्ट्रक्चर के और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के। नेक्स्ट में हमने दिखाया कि अगर नॉन मेटल है तो कैटनेशन पावर के कारण, और अगर मेटल है तो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट करता है। एग्जिबिट करना मतलब दिखाना होता है। तो ये वाला जो प्रॉपर्टी है, एबिलिटी है, प्रॉपर्टी से ज्यादा बेहतर वर्ड होगा यहां पर एग्जिबिटिंग एबिलिटीज लिखे हम, नहीं ज्यादा बेहतर होगा, यहां मैं एबिलिटी कर देता हूं, एग्जिबिटिंग एबिलिटीज। ये जो अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने की एबिलिटी है उसके कारण। फिर अगले पेज में हमने लिखा कि कैसे एलोट्रॉप्स को हम कन्वर्ट करते हैं, वो ड्राइविंग फोर्स था और ये था कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो हमने बोला कि एलोट्रॉप्स को ट्रिगर कर सकते हैं हम एक से दूसरे फॉर्म में, ठीक है, कैसे, टेम्परेचर इफेक्ट से, प्रेशर इफेक्ट से, रेडिएशन इफेक्ट से। टेम्परेचर इफेक्ट में क्या एग्जांपल लिया, रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन के ऊपर ले जाने पर वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट होता है, और ये क्या है मैं आगे बताऊंगा, अभी तो डिस्कस करना नहीं है, सल्फर को डिटेल में डील करना है। हमने बोला अगर स्लो हीट करेंगे तो मोनोक्लिनिक में पहुंचेगा, और अगर स्लो कूल करेंगे तो रोम्बिक में आएगा, और टेम्परेचर 369 केल्विन के ऊपर जाने पर यह ट्रांजिशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर 369 केल्विन है, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, एग्जाम में फंसाएगा आपको, ऑप्शन में 369 डिग्री सेल्सियस पहले डाल देगा, टिक मार के निकल जाओगे, गलत हो जाएगा, फिर आके सर पटकते रहना, ले लुट्टा का कर दिस, तो उससे कुछ नहीं होना जाना। तो रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और ये स्लो हीटिंग स्लो कूलिंग। हमने बोला इनएंसियोट्रॉपी बोलते हैं किसको, ये जो इंटर कन्वर्जन होता है जिसमें कि हम बैलेंस कर सकते हैं दोनों के इक्विलिब्रियम को, अमाउंट घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसे प्रोसेस को इनएंसियोट्रॉपी बोलते हैं हम लोग। हमने बोला प्रेशर इफेक्ट में व्हाइट फास्फोरस एक एलोट्रॉप है फास्फोरस का, अगर आप 12,000 एटीएम से ऊपर प्रेशर देते हैं तो व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक फास्फोरस में, किसमें, ब्लैक। और ये जो ब्लैक फास्फोरस होता है ये बिल्कुल लाइक ग्रेफाइट होता है, काफी हद तक ग्रेफाइट की तरह होता है ये ब्लैक फास्फोरस, काफी हद तक, मतलब कंडक्टिविटी देता है, तो काफी हद तक ग्रेफाइट की तरह होता है, स्ट्रक्चर में भी ग्रेफाइट की तरह होता है, मतलब आप इसका कह सकते हैं ये हनीकॉम स्ट्रक्चर हो गया, समझ रहे हो ना। लेकिन ये आसानी से नहीं कन्वर्ट होता है, बहुत हाई प्रेशर पर, व्हाइट का 12,000 एटीएम पर। तो आपने प्रेशर इफेक्ट देखा, काफी इंपॉर्टेंट। एक रेडिएशन इफेक्ट का मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, आ जाओ ध्यान से। अब एक लेता हूं मैं रेडिएशन इफेक्ट का एग्जांपल, अच्छे से देख बेटा। रेडिएशन इफेक्ट वाले एग्जांपल में यहां पे ऐसे लिखता हूं, इसका एक कॉमन एग्जांपल आप सभी को पता है, और वो क्या है, ऑक्सीजन ओजोन। देखना अच्छे से, O3 ओजोन, आप जानते हो कि ओजोन लेयर में टूटते रहता है O2 के फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे टूटता है, जब इस पर हाई फ्रीक्वेंसी के रेज आते हैं, HNO हमने लिखा, हाई फ्रीक्वेंसी के रेज, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब 240 नैनोमीटर से लेकर के 410 नैनोमीटर, मतलब हाई एनर्जी वाले, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज। 4000 एंगस्ट्रॉम आप बोलते हो ना, से कम, मतलब 400 नैनोमीटर से कम वाला यूवी रीजन कहलाता। तो जब इस पर आप यूवी रेज, यूवी में भी अलग अलग अल्फा बीटा मतलब उसका सेगमेंट है,
आप सिंपली यूवी बोले, जब ओजोन पर लाइट आ रहा है, कौन सा लाइट, काफी हाई एनर्जी का लाइट, 240 नैनोमीटर से लेके 410 नैनोमीटर वाली फ्रीक्वेंसी का लाइट, ठीक है, या वेवलेंथ की लाइट, तो ओजोन कन्वर्ट होता है O2 में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने उठाया। ये रेडिएशन इफेक्ट है, मतलब कभी कभी कुछ एलोट्रॉप, एक एलोट्रॉप से दूसरे, क्रेजी कोटो भाई साहब, मुन्ना मेरा, बच्चा मेरा, बेटा इतनी बार लिखोगे तो 50 रुपए भी नहीं मिलेगा। 50 रुपए की तुम बात कर रहे हो, बेटा घर जाना आराम से और चादर में आराम से घुस जा बढ़िया से, और उसके अंदर फिर एक्टिंग और ओवर एक्टिंग दोनों करते रहना। पढ़ने दे बेटा दूसरे को। तू दिख रहा है कि तू कैसा डायमंड है, हम समझ रहे हैं। आई एम डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड होगा बेटा, नकली वाला। बेटा दूसरों को तो पढ़ाई करने दे यार। आवारा तुमको नहीं कह रहे हैं, क्रेजी कोटो, आवारा तुमको नहीं कह रहे हैं, आवारा तुमको बिल्कुल नहीं कह रहे हैं क्रेजी कोटो। आगे बोलने जा रहे हैं, पूरी सुन लो। आवारा मूवी है एक, उसमें राज कपूर साहब का एक डायलॉग है, तो तुमको हमने आवारा नहीं बोला बेटा। तो वो कहते क्या, हम तो डूबे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे। आपका वही वाला हिसाब किताब है बेटा। हम तो सर है ही सी, अब दूसरों को भी CACU CE बनाने पर तुले हुए हैं, तो ऐसा काम ना करें। और C फॉर चैंपियन होता है। और बेटा ज्यादा लिखोगे ना तो यहाँ पे 150-150 लोग लाइव हैं, सब तुम्हारी ले लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा, ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इज्जत। इसीलिए आराम से जाओ और रजाई में सो जाओ अच्छे से। हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, देख रहे हो पढ़ने वाले लोग एकदम लाइव कंटिन्यूअसली अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कभी तुम हमारे ऑफलाइन क्लास में आना या हवेली पे आना, हम भी ले लेंगे अच्छे से, क्या, इज्जत। तो जाइए बेटा अच्छे से। क्या नाम था आपका आवारा, सॉरी क्या नाम था भूल गया, ऊपर चला गया कमेंट। क्रेजी कोटो, यार नाम भी कैसा कैसा रखते हो, चलो हटाओ। अरे यार छोड़ ना, मतलब क्या तुम लोग भी लग जाते हो उसके पीछे, जाने दो। तो हाँ ऑफलाइन में आने बेटा मजा आएगा। इसको स्टेज पे खड़ा करके गाना गवाएंगे ना, वो भी भोजपुरी वाला, तब मजा आएगा एकदम। मतलब भूल जाएगा उसके बाद किसी के यहाँ जाकर के ना ऑनलाइन उंगली करना। एकदम वो भोजपुरी वाला गाना गवाएंगे, हो राजा जाई बाजारे ले ले आइए कोका कोला, एकदम पूरा एकदम से नचवाएंगे उस पे, लेकिन आएगा नहीं ना। चला जा। तो ये वाला वैल्यू याद रखना, क्या, ओजोन का O2 में टूटना। जब ओजोन लेयर में ओजोन O2 में टूटते रहता और O2 फिर ओजोन बनते रहता। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्या लिखा पहले ही पेज पर, देखिए फर्स्ट पेज जो हमने लिखा बेटा, फास्फोरस कार्बन सल्फर ऑक्सीजन का एलोट्रॉप सबसे डिटेल में पढ़ना है। मन्नू सर उंगली किए हुए हैं डिटेल में। तो ऑक्सीजन वाला जब हम लोग करेंगे तो उसमें अच्छे से ओजोन का O2 में कन्वर्जन और O2 का ओजोन में कन्वर्जन, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग उस पर करेंगे। अभी हम लोग आते हैं, क्या याद रखना, 240 नैनोमीटर से 410 नैनोमीटर के वेवलेंथ पर ओजोन जाता है किसमें, O2 में, लाइट को लेने पर। तो रेडिएशन इफेक्ट का एग्जांपल, प्रेशर इफेक्ट का एग्जांपल क्या हुआ, व्हाइट फास्फोरस का 12,000 ATM से ज्यादा प्रेशर पर ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट करना। और ब्लैक फास्फोरस कैसा स्ट्रक्चर होता है, हनीकॉम। और व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर आगे डिस्कस होगा, ये मैं करूंगा। टेम्परेचर इफेक्ट में क्या मैंने एग्जांपल लिया, रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन के ऊपर ले जाने पर वो मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्जन उसका स्टार्ट होता है, हो नहीं जाता है। और टेम्परेचर बढ़ाने से मोनोक्लिनिक का अमाउंट बढ़ता है, घटाने से रोम्बिक का अमाउंट बढ़ता है। और ये जो इंटर कन्वर्जन प्रोसेस है, अपन इसको इनैंसियोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक चलिए क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले में कोई टेम्परेचर, प्रेशर और रेडिएशन इफेक्ट से किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सब लोग समझ गए अच्छे से, जल्दी एक बार बता दें हाँ ना, जल्दी प्लीज। मैं यूं गया और यूं आया आधे मिनट के अंदर, प्लीज, जाना नहीं है कहीं।
हाँ जी, तो चलिए सभी लोगों ने लिखा, ठीक है, क्लियर है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर इज 385.8 केल्विन। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। आइए जीएसटी के साथ क्लियर है नहीं? चलिए नेक्स्ट पेज में आता हूं। अब इसमें लिस्ट ऑफ थोड़ा सा एलोट्रॉप्स मैं डिस्कस करता हूं। एक एग्जांपल और यहां पे पहले लिख देता हूं, एक दो सम मोर एग्जांपल्स। ये हमने क्लियर कर लिया कि एलोट्रॉप्स मेटल नॉन मेटल दोनों के हो सकते हैं, और टेम्परेचर इफेक्ट से एक एलोट्रॉप से दूसरे में हम स्विच कर सकते हैं, प्रेशर इफेक्ट से। सर प्रेशर पर और एग्जांपल दीजिए। बहुत सारा है बेटा, बोरॉन का एग्जांपल है, बहुत हाई प्रेशर पर ले जाओगे तो बोरॉन सुपर कंडक्टिंग हो जाता। चलो ना वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, कुछ मोर एग्जांपल्स पहले उठाते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं आयरन। आयरन का एक जनरल एग्जांपल लेता हूं पहले। एक कॉमन आयरन है, फेराइट आयरन बोलते हैं उसे हम, फेराइट आयरन। फेराइट आयरन पर जब आप टेम्परेचर 906 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे ले जाते हैं तब यह कन्वर्ट होता है ऑस्टेनाइट फॉर्म में। यह आयरन का फॉर्म है, ऑस्टेनाइट आयरन बोलते हैं। सिंपली स्ट्रक्चर बदल गया है। एक्चुअली पहले एक बीसीसी स्ट्रक्चर था इसका, बीसीसी स्ट्रक्चर था फेराइट आयरन का। अब यह स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यह एफसीसी स्ट्रक्चर में चला गया है। अब ये बीसीसी क्या होता है और एफसीसी क्या होता है आप ये बाद में देखेंगे, बस सीधा समझे कि स्ट्रक्चर का नाम है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिंपली क्यूब के तरह मेटल्स हैं, यहां पर जैसे क्यूब में है तो यहां पर है, ये देखिए ये एटम्स है यहां पे। बीसीसी ऐसे बोलते हैं, क्यूब के तरह होता है। जो लोग जानते होंगे अच्छे से जानते ही होंगे, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा ही। और एक सेंटर पे भी एक एटम होता है बीसीसी में, तो इसको बीसीसी बोलते हैं। मतलब आयरन एटम इस तरह से सजा होगा कि लगेगा कि उनको अगर मैं ज्वाइन करूं, आपस में मिला दूं, तो उससे क्या हो जाएगा, एक क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये बीसीसी स्ट्रक्चर हो गया, एक क्यूब बन जाएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। पूरा नाम भी लिख ही देता हूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो लगेगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर में कि सारे एटम्स को अगर मैं लाइन से ज्वाइन कर दूं तो एक क्यूब बन जाएगा और एक एटम सेंटर पर भी आएगा। तो फेराइट आयरन का बीसीसी स्ट्रक्चर वाला, बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं आयरन के, बहुत फॉर्म्स होते हैं, जिसमें हमने दो जनरल फॉर्म्स उठाया, फेराइट और ऑस्टेनाइट। तो जब टेम्परेचर 906 के ऊपर जाता है जस्ट, तो फेराइट तब धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑस्टेनाइट में। हाँ, ये इनैंसियोट्रॉपी नहीं है। इनैंसियोट्रॉपी में एक इंटर कन्वर्जन होता है, मतलब ये उसमें और ये इसमें, उसके परसेंटेज को हम स्विच कर सकते हैं। तो ये इनैंसियोट्रॉपी कहीं से भी नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। देखो अच्छे से, हाँ, तो हमने आयरन का बताया। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं टीन का। टीन हमारे सिलेबस का एक अच्छा एग्जांपल। टीन एक मेटल है, हमने पीछे के लेक्चर में आपको कराया हुआ है। टीन एक प्री हिस्टोरिक मेटल है, मतलब हिस्ट्री में बहुत पहले से लोग उसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उसको किसने ढूंढा किसी को नहीं पता है, और पहले यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए टीन का इस्तेमाल होता था। आज भी कोल्ड ड्रिंक का कैन या बहुत सारे कंटेनर टीन मेटल के बने होते हैं, जिसको मोड़ने पर आवाज काफी आती है। इसको टीन क्राई बोलते हैं। हमने बोला था आपको कि टीन के मोड़ने पर क्रिस्टल्स आपस में उनके रबिंग होते हैं, तो इसी का वो साउंड होता है जिसको टीन क्राई बोला जाता है। टीन में आइए, टीन का एक फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा टीन। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं, बीटा टीन, या ये मेटेलिक टीन है। अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, मतलब नॉर्मल टीन मेटल यही है, और ये व्हाइट कलर का है। किस कलर का है, व्हाइट कलर का। और ये अच्छा कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर है। मेटल है भैया तो बढ़िया कंडक्टर होगा, क्यों ना कलर कुछ चीजों का चेंज किया जाए। पहले लिख देता हूं यहां पॉइंट। देखिए क्या क्या मैंने बोला। मैंने बोला कि बीटा टीन, हाँ ठीक है अब सही है। मैंने बोला कि टीन का एक फॉर्म बीटा टीन, ये मेटेलिक टीन है, मतलब सामान्य टीन। ये व्हाइट कलर का है
और मतलब व्हाइट में ऐसा व्हाइट नहीं, मतलब ठीक है थोड़ा सा डल व्हाइट है बट व्हाइट कलर का है। और ये मेटेलिक कंडक्टर, मेटल है तो अच्छा कंडक्टर है। अगर आप इस नॉर्मल टीन का टेम्परेचर लेस देन 13.2 डिग्री सेल्सियस करें, टेम्परेचर क्या करें 13.2 से कम करें, तो ये अब जो कन्वर्ट होगा नए टीन में, दिस इज अल्फा टीन। और इस टीन को हम नॉन मेटालिक टीन बोलते हैं। अच्छे से देखिएगा, मैं सिलेबस के सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं। इस टीन को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटालिक टीन। जी, मेटल नॉन मेटल की तरह आ गया, मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है पूरा का पूरा। ये मेटालिक टीन है, वो नॉन मेटालिक टीन है। बढ़िया से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। अब जो ये टीन है, दिस इज नॉट व्हाइट, दिस इज नाउ ग्रे। अभी जो ये टीन है ये कैसा है, ग्रे है, व्हाइट नहीं है, ठीक है। ये टीन जो है वो क्या है, ग्रे। अब ये हम इसको मेटालिक कंडक्टर नहीं बोलेंगे, ये सेमी कंडक्टर है। क्या है ये, सेमी कंडक्टर, जबकि ये क्या था, मेटालिक कंडक्टर है। और ये क्या है, सेमी कंडक्टर है। ये शानदार कंडक्टर है, ये पुअर कंडक्टर है। ये एक्सेलेंट कंडक्टर हुआ, एक्सेलेंट कंडक्टर हुआ, और वो पुअर कंडक्टर हुआ। आराम से आराम से, ये पुअर कंडक्टर हुआ। और पॉइंट पर आइए, और पॉइंट पर आइए। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर रोम्बोहेड्रल है, एक स्ट्रक्चर का नाम है। क्या होता है रोम्बोहेड्रल, समय आने पे मैं अच्छे से बताऊंगा रोम्बोहेड्रल। क्योंकि आपने तो ये पढ़ा ना कि एलोट्रॉप्स में क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वैरी करते हैं, चेंज करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स एलोट्रॉप्स। तो जो हमारा बीटा टीन है, मेटालिक टीन है, रूम टेम्परेचर वाला टीन है, नॉर्मल टीन है, वो अच्छा कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर का। व्हाट इज रोम्बोहेड्रल बाद में डिस्कस करूंगा। अब ये वाला जो है, ये डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है। समझ में आया, मैंने बोला था क्यूबिक का, डायमंड वाला जो क्यूबिक होता है उसका नाम ही पड़ जाता है डायमंड क्यूबिक। तो पॉइंट देखिए, टेम्परेचर क्या करने से 13.2। रुकिए, अच्छे से समझना है। अगर आप टेम्परेचर को लेस देन 13.2 पे लाते हैं तो इसमें जाएगा, और टेम्परेचर को ग्रेटर देन 13.2 पे जाते हैं तो धीरे धीरे वो उसमें जाएगा डिग्री सेल्सियस, नॉट केल्विन। इसका मतलब बेटा, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनैंसियोट्रॉपी। क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इनैंसियोट्रॉपी। तो हम इसके बारे में भी लिखेंगे, इनैंसियोट्रॉपी। क्लियर हो गया होगा इनैंसियोट्रॉपी। जब आपका इंटर कन्वर्जन होते रहता है तो इनैंसियोट्रॉपी हम लोग बोलते हैं उसको। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल हमने लिया टीन का। टीन दोबारा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, टीन यहीं पे हमने कंप्लीट कर दिया, जितना काम का वो यहीं कंप्लीट कर दिया। बट इसके एक एक पॉइंट को याद रखना होगा। सबसे पहले तो कलर में आप कंफ्यूजन बतलाइएगा। कलर में सबसे पहले कंफ्यूजन होता है कि व्हाइट कलर किसका है। तो बीटा का व्हाइट कलर मैं याद रखता हूं ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, तो बीटा का व्हाइट। दूसरा कंफ्यूजन एक ये होता है कि क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है डायमंड वाला, वो रूम टेम्परेचर वाले का, ये रूम टेम्परेचर पर है और वो लो टेम्परेचर पर है। क्लियर है ना, क्योंकि 13.2 के नीचे किया ना तो ये लो टेम्परेचर फॉर्म है। इसको भी ब्रैकेट में कहीं लिख देता हूं मैं, ये लो टेम्परेचर फॉर्म हुआ क्योंकि 13.2 डिग्री सेल्सियस के बेटा नीचे है, और ये रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर फॉर्म हुआ, ये हाई टेम्परेचर फॉर्म हुआ। तो हमने बोला रूम टेम्परेचर पर बीटा होता है, अल्फा नहीं। पहले यहां से शुरू करनी है कहानी हमें। रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल टीन बीटा टीन है, दिस इज नॉट अल्फा टीन। और मैंने बोला बीटा टीन का कलर कैसे याद रखना, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब बीटा वाले का कलर व्हाइट, बी फॉर बीटा तो ब्लैक एंड व्हाइट, तो व्हाइट। अब हमने बोला ये तो आपको आराम से याद रहेगा कि अरे ऐसा भी होता है क्या कि कोई मेटल नॉन मेटल की तरह बिहेव करने लगा। तो ये तो अब आपको याद रहेगा ऑटोमेटिकली कि टीन में टेम्परेचर लो करने पर वो नॉन मेटेलिक बिहेवियर लाने लगता है और थोड़ा सेमीकंडक्टर हो जाता है। पहले बहुत अच्छा मेटल था तो बहुत अच्छा कंडक्टर था। तो हमने आपको याद कराया रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टीन, मेटेलिक टीन, बी फॉर बीटा तो ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट मेटल तो अच्छा कंडक्टर, स्ट्रक्चर रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बोला 13.2 के नीचे जाने पर
13.2 के नीचे आने पर अब बीटा नहीं, क्या हुआ, अल्फा, और इसका कलर ग्रे। अब ये कैसे बिहेव करेगा, नॉन मेटेलिक टिन हो गया, मतलब नॉन मेटल की तरह इसका बिहेव होगा। आराम से सुनिएगा बेटा, नॉन मेटल की तरह। अब हमने बोला इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, गौर से गौर से, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, याद आया, एक ही ग्रुप का, याद आया। तो ऐसे याद रख सकते हो, इन सब का डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब अगर उनका वैसा फॉर्म हम लेंगे तो सबका हो सकता है। तो टीन का भी डायमंड क्यूबिक हो सकता है। तो टीन का डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर कार्बन नॉन मेटल के समान हुआ, मतलब नॉन मेटेलिक टीन का क्यूबिक हुआ, ना कि मेटेलिक टीन का क्यूबिक। ऐसे भी याद रख सकते हो। क्या बोला मैंने, डायमंड स्ट्रक्चर किस फॉर्म का होगा, बीटा रूम टेम्परेचर फॉर्म का या फिर अल्फा लो टेम्परेचर फॉर्म का। तो मैंने कैसे याद दिलाया, डायमंड स्ट्रक्चर मतलब डायमंड, कार्बन मतलब नॉन मेटल वाला स्ट्रक्चर, मतलब लिंक कर लेना है तुरंत उससे। तो इसका मतलब है वो किसका होगा, जब वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा तो दिस इज नॉन मेटेलिक टीन, दिस इज नॉन मेटेलिक टीन। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक टीन हमने डिफरेंशिएट किया, व्हाइट ग्रे डिफरेंशिएट किया हमने, ग्रे हमने ये डिफरेंशिएट किया, ये मेटेलिक कंडक्टर है, अच्छा कंडक्टर है, ये सेमी कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर है, ये रोम्बोहेड्रल हुआ, ये डायमंड क्यूबिक हुआ। तो क्या अच्छे से आपको बढ़िया से, हाँ 13.2 इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर हुआ आशीष, बिल्कुल, और उसके जस्ट नीचे जाने पर वो कन्वर्ट होगा उसमें। क्या सभी लोगों को, नहीं लेड का नहीं होता बेटा, बिल्कुल नहीं, लेड का ऐसा नहीं होता, लेड भी एलोट्रोपिज्म शो करेगा लेकिन उसकी कहानी अलग है। क्या सभी लोगों को ये टीन वाला एग्जांपल और आयरन वाला एग्जांपल बढ़िया से क्लियर हुआ या नहीं, कोई डाउट है तो वो भी पूछना, सभी लोग जल्दी जल्दी टाइप मारे, जल्दी। सचिन प्रताप यादव, अच्छा आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, आपका आशीर्वाद चाहिए हमेशा सचिन, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, आपके बैच को कभी भूल ही नहीं सकते हैं। सचिन, अभी सचिन से याद आया, ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि एक बच्चा आ रहा, सचिन कुमार यादव, सचिन प्रताप यादव, ये वही स्टूडेंट है 2020 वाला, पूछो इससे पहली बार जूम वाला, जिसमें सब लोग आ जाते थे, हुआ हुआ करते थे, कोई कुछ बोल के भाग जाए, कोई कुछ बोल जाए, कोई किसी के बाबूजी वहां पर वो गोबर गोईठा गाय गोमूत्र सब किए जा रहे हैं, ये वही वाला बैच है। पहली बार जूम आया तो लोगों को खुद नहीं पता है कि हम विजिबल है भाई, बिना वेस्ट के, बिना गंजी, बिना शर्ट के बैठे हुए हैं, और नाक में उंगली डाल के ऊपर नीचे हैंड पंप कर रहे हैं, और सब ये विजिबल है ये लोग, ये वही वाला बैच था, पूछो उससे। क्या सचिन सही कर रहे हैं बेटा वही वाले बैच हो ना। आयरन का एक बार और, भगवती क्लासेस सर कभी मेरे कोचिंग में आइए, बिल्कुल आएंगे, आप व्हाट्सएप कीजिए हमको, एड्रेस दीजिए, एकदम पक्का आएंगे बेटा। जी सर, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बेटा, थोड़ा सा अंकित इस पर पेशेंस रखना, आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वन डायरेक्शनल कन्वर्टेबल है आयरन, बिल्कुल यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल सही बोला आपने मिस्टर साइलेंट नाइट, ये यूनिडायरेक्शनल कन्वर्जन है, मतलब उसको फिर आप वापस ऐसा नहीं कि टेम्परेचर घटा दिए तो इसमें कन्वर्ट हो गया। तो हमने वहां इनएंसियोट्रॉपी नहीं लिखा, इनएंसियोट्रॉपी सल्फर में लिखा था, इनएंसियोट्रॉपी टिन में लिखा। अब क्लियर हो गया। यस सर, जूम की क्लासेस नहीं भूल सकते। रेडिएशन इफेक्ट वाला शशांक, अभी सिंपली ओजोन का ब्रेक होना ऑक्सीजन में रेडिएशन इफेक्ट है। जब ओजोन पर हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है, हाई एनर्जी की लाइट, तो वो बहुत आसानी से ऑक्सीजन में टूटता है। लो फ्रीक्वेंसी की लाइट पे भी टूटता है, लेकिन हाँ उसमें डिसोसिएशन रेट कम होता है। हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आने पर ओजोन टूटने लगता है ऑक्सीजन में, ठीक है सर। टीन तो पूरा कन्वर्ट हो गया ना, तो वो इनएंसियोट्रॉपी कैसे हुआ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वापस इसमें आ जाएगा। क्लियर है आपका, क्लियर हो गया देवेश। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो वापस वो बीटा फॉर्म में आने लगेगा। हाँ बिल्कुल विवेक, वो भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत बढ़िया लॉजिक है जो आपने कोल्ड ड्रिंक के कैन के बारे में लिखा, वो भी एक बहुत अच्छा लॉजिक है, ठीक है। आ जाइए, चलिए मैं अगले एग्जाम्पल की तरफ आता हूं। तो हमने एक अच्छा एग्जाम्पल लिया आयरन का, हमने एक अच्छा एग्जाम्पल उठाया टीन का,
इससे पीछे ऑलरेडी सल्फर का एग्जांपल हो चुका है, व्हाइट फास्फोरस का एग्जांपल हो चुका है, ओजोन ऑक्सीजन का हो चुका है। तो अब एग्जांपल्स में अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो एलोट्रॉप्स पूरा पढ़ना बाकी है। तो जब आप एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे तो सारे एग्जांपल्स फिर से आ जाएंगे, परेशान नहीं होना। बस टिन वाला छोड़ के सारा एग्जांपल फिर से पढ़ाऊंगा, टिन और फेराइट आयरन, ये दो छोड़ करके ये तीनों एग्जांपल्स मैं फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट ये दोनों को, चूंकि अब सिलेबस में भी तो यार जो जितना रहेगा पढ़ना उतना ही पढ़ोगे ना, जबरदस्ती का तो निकाल के पढ़ोगे नहीं। मिस्टर साइलेंट नाइट, हाँ बिल्कुल 13.2 को आप बोल सकते हैं, इनएंसियोट्रॉपी है तो आप बिल्कुल उसको इक्विलिब्रियम ट्रांजिशन टेम्परेचर ले सकते हैं उसके लिए, लेकिन उसको ट्रांजिशन टेम्परेचर वर्ड यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाइए पढ़ते जाइएगा, टॉपिक क्लियर होते जाएगा अपने आप। पेज नंबर 6, अब आता हूं पेज नंबर 7। कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं एलोट्रॉप्स के, बढ़िया से देखिएगा। लिस्ट ऑफ एलोट्रॉप्स, ठीक है। ये इसलिए कर रहा हूं, ये करना जरूरी नहीं था, बट ये इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग मतलब समझते हैं ना कि यही दो एलोट्रॉप है, उससे ज्यादा नहीं। अब इसमें कुछ भी एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे मान लो ए नंबर में हमने ले लिया फास्फोरस, और पढ़ाना भी स्टार्ट करूंगा यहीं से, फास्फोरस के पास से ही। फास्फोरस के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं फास्फोरस के, जैसे व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, वायलेट फास्फोरस, स्कारलेट रेड फास्फोरस, ठीक है, ब्लू फास्फोरस बोल सकते हो, लेकिन ब्लू फास्फोरस हम लोग के सिलेबस में नहीं है। और एक फास्फोरस जो नहीं होता और लोग बोलते हैं वो है येलो फास्फोरस, ये फास्फोरस नहीं होता है, ठीक है, ये मैंने काट दिया, कौन वाला, येलो फास्फोरस, लेकिन लोग बोलते हैं। व्हाइट फास्फोरस को ही छोड़ देने पर, रखे रहने पर धीरे धीरे उसमें येलोनेस आता है, ठीक है, येलो और रेड के बीच का, तो वो कलर उसका चेंज होने लगता है, तो उसको लोग येलो फास्फोरस, एक्चुअली वो ऑक्साइड बना लेता है, या रेड, दोनों दो प्रोसेस होता है एक साथ, कि ऑक्साइड भी बनाता है और दूसरा प्रोसेस होता है कि धीरे धीरे वो रेड में कन्वर्ट होने लगता है, तो इसीलिए येलो। मैंने क्या बोला इसके बारे में अच्छे से देख लो, मैंने क्या बोला यहां पे, मैंने बोला जो व्हाइट फास्फोरस है, व्हाइट पेन से ही लिख देता हूं, मैंने बोला कि जो व्हाइट फास्फोरस है इसको अगर आप एयर में छोड़ देंगे, ऐसे रखा रहेगा एयर में, मतलब नॉर्मली ऐसे रखा हुआ एयर में, तो ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये येलोइस लुक हो जाएगा इसका, किसका, व्हाइट फास्फोरस का। और इसके दो रीजन है, एक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, पहला रीजन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ P4O10 लेयर, उसके ऊपर एक लेयर आवरण चढ़ जाएगा P4O10 का, और दूसरा एंड कन्वर्जन ऑफ व्हाइट फास्फोरस टू रेड फास्फोरस फॉर्म इन स्मॉल अमाउंट। ये दो वजहों से ये जो है आपका दिखने लगता है कैसा बेटा, व्हाइट, येलोइस, तो येलोइस लुक व्हाइट फास्फोरस का आ जाता है। व्हाइट फास्फोरस एयर में रखे रखे दिखने लगता है थोड़ा सा कैसा, येलोइस लुक उसका आ जाता है, जिस वजह से हम लोग उसको, बहुत सारे लोग येलो फास्फोरस बोलते हैं। पढ़ना है, सारी चीजें जो पढ़नी है मैं उसी पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा। तो हमने दो रीजन बताया, एक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ P4O10 का लेयर, फास्फोरस के ऊपर एक लेयर आ जाता है, किस चीज का, हल्का सा पीला लेयर आ गया, किस चीज का लेयर आ गया, ये P4 है, और ऊपर लेयर आ गया किस चीज का, ये क्या है बेटा, P4 है, और बाहर लेयर आ गया किस चीज का, P4O10 का, P4O10 का ये लेयर है। एक हमने ये पॉइंट बोला, और दूसरा पॉइंट हमने क्या बोला कि धीरे धीरे व्हाइट फास्फोरस एयर में रखे रखे थोड़ा अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में रेड में कन्वर्ट होता, वो भी हमने लिख दिया।
स्मॉल अमाउंट में कन्वर्जन, देखो यहां पे मैंने लिख दिया कन्वर्जन ऑफ व्हाइट फास्फोरस टू रेड फास्फोरस फॉर्म इन स्मॉल अमाउंट। तो इन दो कॉमन वजहों से व्हाइट फास्फोरस हमें दिखने लगता है थोड़ा येलो, इसलिए लोग कंफ्यूजन में उसे बोल देते हैं येलो फास्फोरस। और ब्लू फास्फोरस काफी नया फास्फोरस है, 2016 में आया है, तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हमने ऐसे ही लिख दिया है जानकारी के लिए, काफी रिसेंट आया। हाँ, हम लोगों के सिलेबस में जो पढ़ना है वो व्हाइट रेड ब्लैक, तो 3 फास्फोरस अच्छे से पढ़ना है। वायलेट को जानना है, बस नाम जान लेना, स्कारलेट को, ये दोनों का नाम जानना, बट उन तीनों को तो काफी डिटेल में पढ़ना। तो फास्फोरस के लिस्ट हमने की है। और ईटीसी लगा ले, क्योंकि ईटीसी इसलिए क्योंकि हमने बार बार बोला कि बहुत सारे एलोट्रॉप सिंथेटिक भी होते हैं, तो आप ईटीसी जरूर लगा ले। इंपॉर्टेंट वालों का लिस्ट कर रहे हैं और बाकी ईटीसी लगा के हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से ध्यान दे। अगले पेज पे आता हूं। तो फास्फोरस के लिए हमने क्या क्या यूज किया लिस्ट ऑफ एलोट्रॉप्स में, व्हाइट, रेड, ब्लैक और वायलेट, स्कारलेट रेड, ये हमने इंपॉर्टेंट मतलब 5 जो जनरल जो चलता है वो फॉर्म यूज किया हमने बोला येलो फास्फोरस नहीं होता। बी नंबर पे आता हूं मैं, ये ए था, हाँ जी, अब बी पे आता हूं। फास्फोरस के बाद मैं लिखता हूं कार्बन, आप लोगों का फेवरेट एलिमेंट, हल्का मचा के रखते हो, ग्रेफाइट, डायमंड, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, बहुत सारे लोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड। आइए अच्छे से सुनिए, ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल, डायमंड इज क्यूबिक। ग्रेफाइट डायमंड के कन्वर्जन में एक बीच का स्टेज आता है जो होता है डायमंड, बट डायमंड जैसा नहीं होता, होता है वो ग्रेफाइट जैसा, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल डायमंड। मतलब हेक्सागोनल ये है, तो एक एलोट्रॉप आ जाता है हेक्सागोनल डायमंड। बस देखो, अब मैं क्लियर फिर कर दूंगा, आगे पढ़ना जो है मैं क्लियर कर दूंगा, मैंने वैसे ही बताया आपको कि बहुत एलोट्रॉप्स होते हैं, आप इसी में उलझे होते हो। जैसे फुलरीन्स, बकमिंस्टर फुलरीन नहीं मैं बोल रहा हूं, फुलरीन्स, फुलरीन्स के सैकड़ों वैरायटी हैं, सैकड़ों वैरायटी है, हजारों भी बोल लोगे तो गलत नहीं होगा। फुलरीन्स के सैकड़ों वैरायटी हैं, उसमें से एक फुलरीन है बकमिंस्टर फुलरीन। आप लोग फुलरीन को ही बकमिंस्टर फुलरीन बोलते रहते हो, बदमाश सब। बकमिंस्टर फुलरीन अलग चीज है, मतलब फुलरीन्स के सैकड़ों वैरायटी में से एक सिंगल वैरायटी है बकमिंस्टर फुलरीन। आर सिंगिंग, सर आर यू फ्रॉम पटना, प्राउड बिहारी, ठीक है। तो चलिए आइए, तो बिल्कुल ग्रेफाइट, डायमंड, बहुत सारे ऐसे हैं फुलरीन्स। अब ये तो चलो 2-3 तुम जानने वाले हो, इसके बाद बहुत होते बेटा, एक होता है क्यू कार्बन। वही मैं बोलता हूं कि यार जो चीजें नहीं आती उसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करो। आप बोलते हो क्या, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बोल देते हो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये गलत वर्ड, गलत सेंटेंस है। डायमंड से भी ज्यादा हार्ड सब्सटेंसेस नोन है, कंपाउंड में भी और एलिमेंट में भी। तो आप उसको हार्डेस्ट नेचुरल बोलिए तो चलेगा, हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलिएगा तो गलत हो सकते हैं। हाँ, कार्बाइड्स, एग्जैक्टली पुरुषोत्तम, कार्बाइड में भी बोरॉन कार्बाइड, शुरुआत के दिनों में वो बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता था। कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड, तो वो डायमंड से भी हार्ड होते हैं, लेकिन वो कंपाउंड है। तो हमने बोला आपको अगर बोलना है डायमंड के बारे में तो ये नहीं बोलिए कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्या बोलो, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। हाँ, गुड प्रकाश जी, वेरी गुड प्रकाश जी, मुझे लगता है कि शायद आप टीचर हैं केमिस्ट्री के, और मुझे लगता है कि शायद आप 2010-11 में हमसे पढ़े थे, शायद वही वाले प्रकाश जी हैं, प्रोबेबली। सर आपका हॉस्टल है शायद पटना में, मुझे वहां आना है, आ जाओ भाई, हमारे हवेली पे आ जाओ। 2011 देख रहे हो भाई साहब, मेमोरी है 11 साल बाद भी। चलिए, नाइस टू सी यू हियर। और अच्छा करे, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे पता चला बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत लोगों से मैंने सुना, वेरी गुड यार। अच्छा, अभी एलएन वडोदरा में, देख रहे हो गुरुजी पटना में, चेला पहुंच गए एलएन वडोदरा, भाई हमें भी नौकरी वोकरी दिलाओ यार। प्रकाश, वाह शानदार, एक्सेलेंट, हमने बहुत लोगों से सुना आप अच्छा पढ़ा रहे हो, नौकरी वोकरी होगा तो ध्यान दीजिएगा, हमारा भी लगवा दीजिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू प्रकाश, गॉड ब्लेस यू। क्यू कार्बन, क्यू कार्बन बेटा
डायमंड से भी हार्ड है, बट दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज सिंथेटिक एलोट्रॉप। दिस फॉर्म इज फेरोमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेट इसको बहुत स्ट्रांगली खींचता है, फेरोमैग्नेटिक एंड हार्डर देन डायमंड। इसलिए ज्यादा न उछला करें कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। भाई डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल बोलोगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म फेरोमैग्नेटिक होता है और डायमंड से भी हार्ड होता है, तो इसीलिए हमने बताया। बाकी क्यू कार्बन तो आपको सुनना भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नहीं सुनोगे तो कुछ होना जाना है नहीं। बट हमने क्यों बताया, कुछ कुछ कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है, कोई चीज को रिजिड होके मत बोला करो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, नहीं, डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बोलो, और उसकी वजह पैकिंग है जो मैं पढ़ाऊंगा डायमंड तो बताओ। ऐसे से बहुत सारे साइक्लोकार्बन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, तो बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं। ग्लासी कार्बन, बहुत सारे लोट्रॉप्स हैं। चलिए एनीवेज, हमें क्या क्या जानना है, बहुत सारे डॉट डॉट लगा दिया। हमें क्या जानना है, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेन्स, कोई दो राय नहीं है। जानना होता तीन के बारे में, हमने कुछ कुछ बस ऐसे ही लिख लिया। इसको लिखने के पीछे का लॉजिक क्या था, क्यू कार्बन बताने के पीछे, कि आपका मैं ये भ्रम तोड़ सकूं, ये आपका भ्रम तोड़ सकूं कि भैया डायमंड से हार्ड कोई चीज नहीं होता, डायमंड से हार्ड दूसरे सब्सटेंस भी होते हैं, और डायमंड से हार्ड उसी का एक एलोट्रॉप भी होता है कार्बन का, ठीक है। और ये फेरोमैग्नेटिक फॉर्म होता है, जिसे डायमंड, फेरोमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, जिसको मैग्नेट स्ट्रांगली खींचता है, उसको फेरोमैग्नेटिक बोलते हो, ठीक है। डायमंड डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं करता, तो डायमंड डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन क्यू कार्बन जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक होता है। तो यूं ही हमने डिस्कस किया, साइक्लोकार्बन, कार्बन नैनोट्यूब्स, ग्लासी कार्बन, यूं ही डिस्कस किया, सिर्फ ये बताने के लिए बहुत सारे नेचुरल और सिंथेटिक एलोट्रॉप्स हैं, सिर्फ वही तीन मत बोला करे बार बार, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मैंने क्लियर बोला, बम बम। मैग्नेटिक फील्ड जिसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता, मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बहुत मजबूती से आकर्षित होते हैं, बम बम जी, क्लियर है, ठीक है। देखिए प्रिया भारती पहुंच गए, प्रकाश तिवारी जी आपके एक फैन आ गए यार, हमको कोई पूछ नहीं रहा, लीजिए आपका एक तैयार हो गया कि भैया आपका चैनल क्या है, बता दीजिए अब चैनल, अरे हम भी सब्सक्राइब कर लें। आ जाइए, तो कार्बन के बारे में, ठीक है, हमने इंपॉर्टेंट भी लिख, देखो बेटा मैं ये भी कर रहा हूं कि आपको दुनिया भी दिखा रहा हूं, लेकिन ये भी साथ में क्लियर कर रहा हूं कि पढ़ना सिर्फ किन चीजों को है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा उस पर एग्जांपल मैं करूंगा नहीं आगे, जैसे आ जाओ बोरॉन, बोरॉन में भी बहुत सारे हैं, जैसे एक होता है एमॉर्फस बोरॉन, ध्यान से जानिए, इसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा, एमॉर्फस बोरॉन। इसके मॉलिक्यूल होते हैं B12, ठीक है। और ये जो एमॉर्फस बोरॉन है, इसमें मॉलिक्यूल होता है B12 का, ये इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर है इसका। अब ये एक स्ट्रक्चर है स्पेशली, फिर पढ़ना है ये इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। एंड और इसकी एक खासियत, ये ब्राउन कलर का पाउडर है, अच्छे से देख ले। मैंने एक बोरॉन के बारे में क्या लिखा है, एमॉर्फस बोरॉन, इसके बारे में पॉइंट देखिए, B12 इसके फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, और इसका इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर, मैं बार बार बोल रहा हूं स्ट्रक्चर पर बाद में काम करेंगे, बस अभी जाने कि B12 का स्ट्रक्चर कैसा है, इकोसाहेड्रन, और ये ब्राउन कलर का पाउडर है। कौन कौन बेटा ब्राउन कलर का पाउडर, एमॉर्फस बोरॉन। अब बोरॉन ध्यान से सुनेंगे, बोरॉन एक सेमीकंडक्टर है, मेटलॉइड है, सेमीकंडक्टर है, बहुत हाई प्रेशर पर जाकर के, मतलब ये भी गीगा पास्कल पर जाकर के ये बोरॉन सुपर कंडक्टिंग हो जाता है, मतलब सुपर कंडक्टर, ठीक है। ध्यान से अच्छे से देखेंगे, क्या है बेटा, फुलरेन सर एरोमेटिक होता है क्या, हाँ ठीक है कह लो, एरोमेटिक कैरेक्टर होते हैं उसके अंदर, और 20 फेसेज फुलरेन्स में, तो बेटा फुलरीन्स तो बहुत सारे तरह के होते हैं ना, आप ऐसे नहीं कह सकते ना। C60 फुलरीन का एक स्पेशल टाइप है, बकमिंस्टर फुलरीन, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं कि 12 फेसेज या 20 या 32, तो आप C60 मेंशन करेंगे राहुल, तब जाकर के वो
हाँ अच्छा अच्छा, B12 का आप बोल रहे हो, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक। तो हमने बोला एमॉर्फस बोरॉन, B12 फॉर्मूला, इकोसाहेड्रन। हमने अगला पॉइंट क्या बोला इसके बारे में, और कौन सा बोरॉन, एक बोला हाई प्रेशर बोरॉन, हाई प्रेशर बोरॉन। और इस बोरॉन की खासियत हमने बताया, काफी हाई प्रेशर पर, गीगा पास्कल प्रेशर अप्लाई करने पर जो बोरॉन होता है वो सुपर कंडक्टिंग बोरॉन होता है, शानदार कंडक्टर, सुपर कंडक्टिंग बोरॉन। जो सामान्य बोरॉन होते हैं वो बोरॉन सुपर कंडक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेटलवाइड है और सेमीकंडक्टर होता है। तो ये, इसके अलावे बोरॉन के बहुत सारे लोट्रॉप हैं, अल्फा रोम्बिक, बीटा रोम्बिक, गामा ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा टेट्रागोनल, बीटा टेट्रागोनल, गामा टेट्रागोनल, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जानना नहीं है, इसीलिए धीरे धीरे मैं उधर जाऊंगा नहीं। तो मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल के बारे में लिखा है, क्या क्या, एमॉर्फस बोरॉन जिसके बारे में पढ़ना है, और एक बस ऐसे हिंट हमने दिया, क्या, हाई प्रेशर बोरॉन। हाई प्रेशर बोरॉन की क्या खासियत है, ये सुपर कंडक्टिंग बोरॉन है। एमॉर्फस बोरॉन की क्या खासियत है, इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर और ब्राउन पाउडर है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट है। दूसरे लोट्रॉप के लिस्ट पर चलता हूं मैं, ध्यान से। मान लो अगर लिखा बेटा हमने ऑक्सीजन, ठीक है, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, पढ़ना जो है मैं उस पर फोकस कर देता हूं, और मतलब ये भी साथ में बोल देता हूं कि यार होता बहुत कुछ है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन, O2, O3, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इसके बाद मैंने बोला नहीं होता, O4 होता है, O8 होता है। O8 का तो कलर भी है रेड मान ले, लेकिन ये सब जो होता है वो हाई एनर्जी स्टेट होता है। मतलब आप इसको इस तरह से ऐसे ऑक्सीजन और ओजोन की तरह नहीं जानते हैं, फिर हमें नहीं पढ़ना है तो हम उसके तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ 2 ही एलोट्रॉप्स पढ़ने ऑक्सीजन के, क्या क्या, O2 एंड O3, तो हमने कलर कर दिया। तो जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो आप इन सब को छोड़ सकते हैं, मतलब ये छोड़ देंगे आप, इसमें जो जो अंडरलाइन मैंने किया वो रखेंगे, जो अंडरलाइन नहीं किया मैंने वो हटा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा 1-2 चीजें जानने के लिए भी। राहुल कुमार, IIT पलक्कड़, क्या है बेटा, सर आपको जब भी देखता हूँ लेक्चर में मेरा पढ़ने और पढ़ाने का दिन बन जाता। अच्छा अच्छा, आप राहुल हैं, ओ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाह, हाँ आप पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वेरी गुड, मुझे याद आया। सर मेरे पास जादू होता, आपके माइंड कॉपी करके अपने पास कर लेता। कुछ छोड़ेगा भाई कि सब ले जाएगा, कुछ तो रहने दे दोस्त। चलिए आइए, तो ये भी मैंने एक कर दिया। सल्फर के एग्जाम्पल को मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, इसलिए क्योंकि सल्फर को तो बहुत डिटेल में पढ़ा, चलो लिख देता हूं, हटाओ यार, बुरा मान जाओगे तुम लोग। ई के बाद ई नंबर में सल्फर, मिल्क ऑफ सल्फर, लाइम सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, बहुत सारे। हम लोगों को जो बोलना है हम लोग वही बोलेंगे, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, हम लोगों को जो पढ़ना बस वही बोल रहे हैं ना। ऐसे करके बहुत सारे हैं, बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे। एक जान लीजिए बस ऐसे ही, एक होता है मेटेलिक सल्फर, हाई प्रेशर पर, बस ऐसे ही मैंने बोल दिया यार, कुछ कुछ जानते भी रहो। मेटेलिक सल्फर, ये काफी वेरी हाई प्रेशर पे, बहुत वेरी हाई प्रेशर सल्फर है ये, लो टेम्परेचर, ठीक है। और मेटेलिक बिहेवियर होता है, इसकी खासियत ये है, इसीलिए मेटेलिक सल्फर नाम पड़ता है। और ये शानदार कंडक्टर होता है, शानदार तो छोड़िए ना, इसको भी सुपर कंडक्टर बोलते हैं हम लोग। तो दुनिया बहुत कुछ है दोस्त, पढ़ना नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान से हमें इग्नोर करना है, पढ़ना नहीं है। बस हमने बता दिया, सल्फर ऐसा भी होता है, एक मेटेलिक सल्फर है ये। मोनोक्लिनिक एक स्ट्रक्चर है बेटा, हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है। हमारे पास 2 सल्फर है, एक रोम्बिक सल्फर है, एक मोनोक्लिनिक सल्फर है, और भी होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं सल्फर के, लेकिन हमें 2 ही पढ़ना है, हम इसी 2 पर फॉर्म। अब मैं ये पढ़ाऊंगा आगे चल करके कि S6 क्या है, S8 क्या है, S7 क्या है, सल्फर के क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन सब पर सारी बातचीत होंगी, ठीक है। तो उधर अभी हमें नहीं जाना, मैं लिस्ट बस डिस्कस कर रहा हूं।
फास्फोरस हमें पढ़ना था, 4 एलिमेंट, कार्बन मैंने डिस्कस कर दिया लिस्ट में, सल्फर मैंने डिस्कस कर दिया लिस्ट में, 2 हमें पढ़ना, हमने सब डिस्कस कर दिया, फास्फोरस डिस्कस कर दिया, सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। उसके अलावे हमने बोरॉन के बारे में यहां पे आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दिया है, हल्का सा, जो बोरॉन में, क्योंकि अमॉर्फस बोरॉन के बारे में जानना था, वो मैंने दिया है ब्रीफ आइडिया। और बाकी अब लिस्ट में इससे ज्यादा हम ना करें, कोई यूज नहीं होगा, बेकार का ज्ञान लेने तो हम लोग ज्यादा आए नहीं ना, हमें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है। तो हमने लिस्ट ऑफ किया, तो आज के लिए मैं इसको इतने पे रहने देता हूं, इस रेग्रेट के साथ कि आज मैं फास्फोरस स्टार्ट नहीं कर पाया। मुझे आज फास्फोरस स्टार्ट करना था, तो नाइट्रोजन, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बिट्टू, नहीं, नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स नहीं होते। हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण, काफी हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण और पुअर कैटेनेशन पावर के कारण नाइट्रोजन का एलोट्रॉप नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। उम्मीद है एलोट्रॉप के इंट्रोडक्शन लेक्चर को आप सभी ने एंजॉय किया। एक बार बढ़िया से सभी लोग बता दें, अच्छे से आप लोगों को एलोट्रॉप्स का बेसिक चीज, हर कुछ, सुपर कंडक्टर, शानदार कंडक्टर, मतलब अबव योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कंडक्टिविटी में। तो एक बार सभी लोग बता दें, अच्छे से क्लियर हुआ सभी लोगों का या नहीं? मैंने जो बताया आज एलोट्रॉप्स में कि एलोट्रॉप एलिमेंट का प्रॉपर्टीज है, कंपाउंड का नहीं। कंपाउंड के लिए आप पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होते हैं। बर्जीलियस ने पहले दिया, एलोट्रॉप में 3 पॉइंट अपन बोलते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चरल फॉर्म्स, सेम फिजिकल स्टेट, अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। और अच्छे से समझ में आया तो लाइक दबाइए, लाइक बनता है यार तब। अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जो सब एलोट्रॉप्स होते हैं अल्फा बीटा गामा से, जब हम उन्हें किसी पर्टिकुलर एलोट्रॉप का, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकते हैं। हमने बताया कार्बन का, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट अगर आप तुलना कर रहे हैं, तो कार्बन के लिए डायमंड का स्ट्रक्चर क्यूबिक, इसका स्ट्रक्चर हनीकॉम, इसमें टेट्राहेड्रल यूनिट है, इसमें हेक्सागोनल यूनिट है। ये नोन है अपने केमिकल इनर्टनेस के लिए, जबकि ये रिलेटिवली क्वाइट रिएक्टिव है। ग्रेफाइट पर नाइट्रिक एसिड डालने से मिलिटिक एसिड बनता है, ये इंपॉर्टेंट भी था। फिर हमने बताया कि ड्राइविंग फोर्सेस फॉर एलोट्रॉपिज्म, क्यों एलोट्रॉपिज्म होता है, तो हमने क्लियर किया। नॉन मेटल के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होने के कारण वो एलोट्रॉप्स दिखाते हैं, और मेटल अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने के कारण। सर व्हाट इज सुपर कंडक्टर? बेटा मैंने बोला ना, मतलब बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी शो करना, मतलब आपके ये मेटल के कंडक्टर, मेटल काफी अच्छा कंडक्टर होता है, उससे भी काफी अब। अमरप्रीत दुबे, सर आप समझाने और क्या लिखे बेटा, कुछ कर दिए गलत क्या यार? समझाने और हमें समझ में, अच्छा आप समझाएं और समझ में नहीं आया, ऐसा पॉसिबल नहीं। वेरी गुड, ठीक है। चलिए बेटा बंसीधर, हेक्साजीन एलोट्रॉप ऑफ जो नाइट्रोजन बोल रहे हो ना, नॉट एट नॉर्मल कंडीशन, नॉट एट नॉर्मल सिचुएशन। और जो हेक्साजीन जानते भी नहीं होगे आप, आपने शायद लिख दिया डिटेल, उसके बारे में नहीं जानते होगे। मैंने क्या बोला, सामान्य कंडीशन पर आप एलोट्रॉप्स नहीं बोलते हैं ऐसे। अब जब आप, जैसे अगर आप एक्सेप्शनली ऐसे बात करें, मतलब एक डिफरेंट वे में बनाने का, जैसे ऑक्सीजन के लिए आप क्या O8 बनाते हो, मेटा स्टेट, ठीक है, मेटा स्टेबल स्टेट बनाते हो O8, तो वैसे फ्लोरीन का भी आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है ना? तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, लेकिन हम बना सकते हैं, तो उसको आप एग्जिस्टेंस में नहीं लेते हैं। जैसे लाइक अपन क्या बोलते हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सो एसिड नहीं होता, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं कर सकते हैं। जंग, मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, सब कुछ, एवरीथिंग इज फेयर इन जंग, मोहब्बत और इनऑर्गेनिक, सब कुछ। HOF ऑक्सो एसिड है फ्लोरीन का, ऐसा नहीं है। आप फ्लोरीन पर वाटर डालो, मतलब आइस जो होता है, और टेम्परेचर को -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास ले जाओ, -200, तो लिटरली HOF होता है, एग्जिस्ट करता। तो हम लोग कर ले, बट हम लोगों के यूज का नहीं होता ना बेटा वो, तो हम लोग उस पर बातें नहीं करते। उम्मीद है बंसीधर मैंने आपकी चीजों को क्लियर कर दिया होगा। सर नो वन कैन एक्सप्लेन लाइक यू ओवर इंडिया, अरे थैंक यू सो मच सर, आपके जैसा टीचर होल इंडिया में क्या शकील। अच्छा चलिए बेटा, ठीक है, चलिए, थैंक यू विवेक। आफ्टर 7 years आपको पढ़ाते हुए देख रहे हैं सर, अभी भी वही बात है सर आप में, फिर से इनऑर्गेनिक पढ़ने का मन कर रहा है। अरे जियो मेरे से, थैंक यू सो मच। तो आइए बेटा, तो हमने क्लियर किया कि फ्लोरीन का एलोट्रॉप नहीं है, कार्बन का है क्योंकि बहुत सारे इसका क्या है, कैटेनेशन पावर। सोडियम का नहीं है क्योंकि इसका फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो एलोट्रॉपिज्म नहीं है। आयरन का है
कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर वेरी। फिर हमने बोला कि कौन सी शर्तें हैं जिसमें एलोट्रॉप्स आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं, तो हमने इसके लिए 3 चीज बोली, सिर्फ 3 ही चीजें ही है इसमें, ऐसा नहीं कि 3 के बाद कुछ चौथा है, ठीक है। अब सिंथेटिक के लिए कुछ करवा लो अलग से तो वो अलग बात है। टेम्परेचर इफेक्ट, प्रेशर, रेडिएशन। हमने बोला टेम्परेचर इफेक्ट याद रखोगे, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक में 369 केल्विन के ऊपर जाओगे तो मोनोक्लिनिक फॉर्म का अमाउंट बढ़ जाएगा, और अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे तो वापस वो रोम्बिक के फॉर्म में जाएगा। हमने व्हाइट फास्फोरस का एग्जांपल, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी से मैंने दिए हैं, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी से हैं कि व्हाइट फास्फोरस को जब 12000 एटीएम के ऊपर जाओगे तो ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट होता, और ब्लैक फास्फोरस काफी हद तक ग्रेफाइट की तरह होता, हनीकॉम स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। और रेडिएशन इफेक्ट, ओजोन पर जब हाई फ्रीक्वेंसी के रेज आते हैं, लाइट आता है, मतलब यूवी रेज, आप देख सकते हो 240 नैनोमीटर वेवलेंथ यूवी में चला गया, 400 नैनोमीटर से कम है अगर तो वो यूवी रीजन में चले जाता है। कल से नहीं आऊंगे आप नहीं बताएंगे तो, क्या पूछ रहा है, बताओगे तभी तो, मैंने देखा नहीं कि कल से नहीं आऊंगे अगर आप नहीं बताएंगे तो क्या पूछ रहे हो, पूछ तो रहो, क्या पूछ रहे हैं बताइए। तो ये टूट गया, इसका रीजन है 240 नैनोमीटर से 410 नैनोमीटर। इसको लोग याद नहीं रखते हैं, लेकिन मैं बता दूं आपके यहां मेंशन्ड है, जब आप ओजोन साइकिल पढ़ते हैं ना तो ओजोन साइकिल में ये वैल्यू मेंशन किया हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया है। अगले पेज में मैंने क्या लिखा, कुछ एग्जांपल्स और भी। आयरन फेराइट ऑस्टेनाइट फॉर्म में चले जाता है, बीसीसी स्ट्रक्चर एफसीसी में। ये बीसीसी क्या है, एक क्यूब के तरह स्ट्रक्चर है, सारे कॉर्नर्स पर एटम और सेंटर पर है, एफसीसी में चला जाता है 906 पर। टीन के बारे में मैंने बोला काफी इंपॉर्टेंट है, रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल हाई टेम्परेचर पर बीटा टीन होता है, और बीटा टीन का कलर व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे मैंने बोला। मेटेलिक अच्छा कंडक्टर है, और ये रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर का है। हाई टेम्परेचर पर जब आपने टेम्परेचर 13.2 के नीचे किया तो ये नॉन मेटेलिक स्ट्रक्चर ले लेता है, मतलब टिन में पहुंच जाता है, और वो सेमीकंडक्टर, अब वो अच्छा कंडक्टर नहीं है, और उसका स्ट्रक्चर डायमंड की तरह होता है, मतलब क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है। राजन सरकार, सर आपका पढ़ाया हुआ नेट के एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहा। अरे थैंक यू राजन जी, थैंक यू सो मच। और एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं नेट जेआरएफ का वो सीरीज मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, और उसकी वजह थी कि लोग लाइव नहीं कर रहे थे, इस वजह से। पुरुषोत्तम ने पूछा डिफरेंस बिटवीन फेरोमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म इज द एक्सट्रीम ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। In paramagnetism, substances get attracted weakly by magnetic field, while in ferromagnetism, substances get attracted strongly by magnetic field. जैसे लोहे को आप देखते हो बेटा बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, तो वो फेरोमैग्नेटिक है लोहा। आयरन, कोबाल्ट, निकल मेटल में, कंपाउंड में भी होता है फेरोमैग्नेटिक। CrO2 कंपाउंड है वो फेरोमैग्नेटिक है, तो सॉलिड स्टेट में वो चीजें आप पढ़ते हैं। मिस्टर सैलेंट नाइट, कौन सा डाउट बेटा आपने पूछा, पूछ लो। एफसीसी एक स्ट्रक्चर है तनिष्का, अगले लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा उसको। डाउट पूछ लीजिए। राहुल, आपने बेटा लिखा फेरोमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 3 है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। फेरोमैग्नेटिज्म में ऐसा कोई जरूरी नहीं, हमेशा सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक आप कैरेक्टर नहीं निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी कोई चीज है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। जैसे CrO2, अभी हमने एक एग्जांपल बोला, CrO2 क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। और CrO2 में आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए, क्रोमियम 4+ तो हो जाएगा आपका 3d2, 2 अनपेयर्ड आपको मिलेगा। हमने बोला निकल, मेटालिक फॉर्म में मेटल निकल, तो 3d8, 2 ही अनपेयर्ड आपको मिलेगा। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है वो, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट्स अलग है। मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट के हिसाब से बहुत सारी बातें होती है। वन ऑफ योर स्टूडेंट फ्रॉम NIT श्रीनगर, ओ उज्जवल, अच्छा उज्जवल, उज्जवल वेलकम, ठीक है ठीक है। और कोई डाउट नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये हमने क्लियर किया। फिर हमने अब लिस्ट ऑफ एलोट्रॉप्स में बोला, फास्फोरस के लिए 3 इंपॉर्टेंट बोलोगे, व्हाइट, रेड, ब्लैक। हमने बोला व्हाइट फास्फोरस को एयर में रखोगे तो येलोइश लुक आने लगता है, जिसकी वजह से लोग येलो फास्फोरस बोल देते हैं, बट येलो फास्फोरस इज नॉट एनी काइंड ऑफ फास्फोरस, वो किसी तरह का फास्फोरस नहीं है, तो हमने कट कर दिया। क्यों होता है येलोइश लुक आता है, 2 पॉइंट बोला हमने। एक तो P4O10 का लेयर आ जाता है, और सेकंड पॉइंट हमने बोला कि वो अपने आप धीरे धीरे स्लो कन्वर्जन होता है, स्मॉल अमाउंट में, कुछ अमाउंट उसका किस में चला जाता है। तो मतलब दांत कैसे हमारा पीला और लाल होता है, येलोइश नहीं हो जाता टीथ, व्हाइट से येलोइश। बहुत ज्यादा चाय पीने पर या लोग स्मोक करते हैं तो उनके टीथ को देखिएगा हल्का सा येलोइश कलर आएगा, तो वैसा ही फास्फोरस आपको डल दिखने लगेगा, तो लोग उसको येलो फास्फोरस बोल देते हैं। तो येलो फास्फोरस नाम का कोई
फास्फोरस नहीं होता। ड्राइविंग फोर्स आपने बेटा बोला, मैंने बार बार बोला ड्राइविंग फोर्स वजह, किस वजह से एलोट्रोपिज्म होता, ये था ड्राइविंग फोर्स। चलो ये क्लियर किया। कार्बन में हमने ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन तीन इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ने हैं। हमने क्यू कार्बन का जिक्र सिर्फ इसलिए किया ये समझाने के लिए कि ये फॉर्म जो है क्यू कार्बन वो डायमंड से भी हार्डर होता, बाकी कुछ नहीं देखना था। बोरॉन में हमने बोला इसका एक एमॉर्फस बोरॉन फॉर्म है, जो B12 फॉर्मूला होता है, इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, और ब्राउन पाउडर होता है, बट इसका हाई प्रेशर बोरॉन भी एक फॉर्म है जो सुपर कंडक्टिंग होता है, और वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर। ऑक्सीजन में O2 O3 मेन होता है, ऐसा नहीं उसके बाद नहीं, उसके बाद भी होते हैं, बट ये सब हमें जानना नहीं होता, हाई एनर्जी स्टेट होते हैं O2 O3। फिर हमने आखिरी पेज में बोला सल्फर, सल्फर में रोम्बिक मोनोक्लिनिक, हमें ये दो फॉर्म अच्छे से जानने हैं और इसी को मैं डिस्कस करूंगा आगे चल के। मैंने बोला बट और भी बहुत सारे होते हैं, मिल्क ऑफ सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, बहुत सारी चीजें हैं। हमने बोला एक सल्फर होता है मेटेलिक सल्फर, जो काफी हाई प्रेशर पर मेटल की तरह बिहेव करता, ये भी हमें नहीं जानना। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं 9:15 PM ऑनवर्ड्स। तो आज मंडे है, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से वेंसडे को 9:15 पर। इस रिग्रेट के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं कि आज मैं फास्फोरस डिस्कस नहीं कर पाया। एक्चुअली जब आप लोग डाउट पूछते हैं फिर उसका जवाब देना होता है, और ऑनलाइन में ये भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि आपको समझ में कब आए अच्छे से, तो चीजों को 3 बार 4 बार रिपीट करनी होती है। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और जरूर आइए आप लोग, अगली क्लास अटेंड कीजिए, एकदम कीजिए, और लाइव मतलब लाइव, इसके लिए नहीं कि सर बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, बिल्कुल नहीं, लाइव मतलब लाइव। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें आप, पेज नंबर 9, पेज नंबर 8, पेज नंबर 7, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5, पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, पेज नंबर 2, और ये रहे कुमार मन्नू जी। बाय, गुड नाइट।